अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नावल तुझसे लागे जो मन पिया पार्ट 2। हाल एक लम्हे में कमजोर पड़ जाने वाला मर्द, ये है आपकी असलियत। ऋषभ के कानों में हीर का कहा गया फिक्रा गूंज रहा था। वो इस वक्त झील किनारे बैठा हीर और इसकी बातों को सोचते हुए खुद को मलामत कर रहा था। ठीक ही तो कहा था उसने, यही तो है मेरी असलियत। क्यों मैं कमजोर पड़ गया, क्यों झांका मैंने इन आंखों में जो मुझे ले डूबी। अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह फंस गया हूं मैं, इसीलिए तो उस कमरे से निकाला था मैंने इसे कि कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। और अब वो मुझे बात बात पर यही ताना देगी। बेशक वो मेरी बीवी है, मैं इस पर हक रखता हूँ, मगर जो सलूक मैंने इसके साथ रवा रखा है उसके बाद ऐसा कुछ। ऋषभ ने परेशानी से सर हाथों में गिरा लिया। 10 मिनट बाद वो मुतमईन सा अपने बिखरे बाल समेटता तेजारों की तरफ बढ़ गया था, जैसे कुछ सोच चुका हो। उस रात ना सिर्फ ऋषभ कमजोर पड़ा था, बल्कि हीर ने भी कोई मजामत ना की थी। पर उस रात के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराए हुए थे। ऋषभ ने हीर को मुखातिब करना ही छोड़ दिया था, ना कोई तंज ना ताना। और हीर, वो तो पहले भी खुद से मुखातिब नहीं करती थी इसे। यूं खामोशी से चंद दिन गुजरे जब हीर को अपने अंदर होने वाली तब्दीली का पता चला। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस तब्दीली से, बल्कि उल्टा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। वो जानती थी ये बात ना तो ऋषभ के लिए खुशी का बायस होगी और ना इस हवेली के बाकी मकीनों के लिए। इसलिए वो किसी को भी बताए बगैर खामोश हो गई थी। इस दिन भी वो माजी को और अपने घर वालों को याद करके अफसुर्दा हो रही थी। जब ऋषभ की जरा सी बात पर सीखपा होती, इतने दिनों की खामोशी का लावा उगल गई थी। ऋषभ इसकी बात के जवाब में कुछ भी कहे बिना कमरे से निकल गया था। और अब रात के 12 बज चुके थे, मगर ऋषभ अभी तक नहीं लौटा था। ईर इसके इंतजार में जा गई थी। ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा जो इतनी अकड़ है कि वापिस ही नहीं आए। मत आए मुझे क्या, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इंतजार में। वो सर झटकती बेड पर आई। मेरा भी इस बेड पर इतना ही हक है जितना ऋषभ आफरीदी का। पहले खामोश थी, पर अब नहीं रहूंगी खान साहब, अपने हक के लिए लड़ूंगी। वो खुद को तसल्ली देती चादर ओढ़कर लेट गई थी। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब हीर की आंख खटके की आवाज पर खुली थी। इसने मंदी मंदी आंखों से ऋषभ को सोफे पर लेटते देखा और ये देखना ही गजब हो गया। वो झटके से उठकर बैठी थी। सोफे पर लेटकर क्या शो कराना चाह रहे हैं? यही कि मैं अब भी आपके लिए छूती हूँ, जिसके साथ आप अपना बिस्तर शेयर नहीं कर सकते। ऋषभ कुछ भी कहे बिना करवट बदल गया था। यूं कहे ना कि अब मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है, बुजदिल इंसान। वो बुलंद आवाज से बड़बड़ाई थी। बुजदिल नहीं हूं मैं, समझी। और जहां तक नजरें ना मिलाने का मसला है, तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि तुमसे नजरें चुराता फिरूं। इसीलिए खामोशी से सो जाओ। मुझे सोने के लिए आपकी परमिशन नहीं चाहिए तो मत सो, मगर जबान बंद रखो अपनी। मुझे सोना है, मेरी जबान है, मैं खोलूं या बंद रखूं। वो बदतमीजी से बोली थी। मसला क्या है तुम्हारा? मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आया था। तामुल से जवाब दे रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि सर पर चढ़ जाओ। अपनी हद में रहो और अपनी हद मत भूलो। तुम भूल चुकी हूँ मैं सब। याद है तो बस इतना कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपके बच्चे। स्टॉप दिस नॉनसेंस। यूं चिल्ला कर क्या बावर करवाना चाह रही हो तुम? या फिर ये समझ रही हो कि तुम्हारा ये वावेला तुम्हारे काम आएगा और मैं तुम्हारी तरफ माइल हो जाऊंगा? तो ये भूल है तुम्हारी हीर बीवी। तुम मेरी शरई बीवी और मैंने तुमसे जायज ताल्लुक बनाया है। तुम्हें कोई तकलीफ है तो रहे, आई डैम केयर। ऋषभ ने सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा था। मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपनी तरफ माइल करने का, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कोई शौक होता तो आप 3-4 माह भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे ऋषभ खान आफरीदी। और आपको केयर नहीं तो मुझे भी नहीं है, समझे आप। मैं कल ही अपने घर वालों से मिलने जाऊंगी और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो खुद भी सुकून से नहीं बैठूंगी, ना आपको बैठने दूंगी। ने धमकी दी थी। न जाने इतनी बहादुरी इसने कहाँ से आई थी, जो माजी के निडर हीर बन चुकी थी। शायद मां बनने के जज्बे ने इसे इतनी हिम्मत दी थी जो वो ऋषभ को दूबदू जवाब दे रही थी। कल की कल देखी जाएगी। फिलहाल बेड से उठकर अपनी जगह पर जाओ। क्यों जाऊं? जब ताल्लुक जायज है तो फिर आपको तकलीफ किस चीज की है? ऋषभ इसकी बदतमीजी और बदजबानी पर टेम्पर लूज करता इस पर चढ़ दौड़ा था। 1-2, वो तीसरा थप्पड़ मारने ही वाला था कि बीच में रुक गया था। आज के बाद जबान दराजी की तो सजा इससे भी बदतर होगी, समझी। इसलिए किसी खुशफहमी में मत रहना। वो वार्निंग देता सिगरेट और लाइटर उठाकर बालकनी में निकल गया था। पीछे हीर घुटनों में सर्दी ऐसी से उठी थी। वो तो समझी थी कि शायद इसकी सजा खत्म होने जा रही है, मगर नहीं, वो गलत समझी थी शायद। बीबी जान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हीर इनके कमरे में मौजूद बात करने की इजाजत ले रही थी। बोलो बच्चे। बीबी जान कुरान पाक को गिलाफ में लपेटते हुए बोली थी। बीबी जान, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। बीबी जान को वो कुछ दिन से बदली बदली और निडर सी महसूस हो रही थी, मगर वो वजह जानने से कासिर थी। बच्चे, मुझे तो पहले भी कोई एतराज नहीं था और अब भी नहीं है। तुम ये शर्त से इजाजत ले लो। वो नहीं देंगे इजाजत, इसीलिए मुझे सिर्फ आपकी और बाबा जान की इजाजत चाहिए बस। वो दो टोक बोली थी। बैठो। बीबी जान ने इसका अंदाज देखते हुए कहा था। हीर पास पड़ी चेयर पर टिक गई। अब बोलो क्या हुआ है? घर वालों से क्यों मिलना चाहती हो? मुझे याद आ रही है सबकी, और बिना कसूर के जितनी सजा भुगत चुकी हूँ काफी है। आप अपने बेटे से कहें या तो मुझे मार दे या फिर मुझे मेरे घर वालों से मिलने दे।
ऋषभ से झगड़ा हुआ है क्या? बीवी जान तो इसके धीमे अंदाज की कायल थी और अब वो जिस अंदाज में बात कर रही थी वो इनके लिए हैरान कुन था। नहीं, इसने नफे में सर हिलाया था। हाथ उठाया इसने तुम पर? हीर ने इनके सही अंदाजे पर झटके से सर उठाया था। तुम्हारे गाल पर निशान है। उन्होंने हीर के बोलने से पहले ही निशानी बताई थी। दोबारा वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उन्होंने यकीन दिलाया था। ये तो हाथ न जाने कितनी दफा उठा चुका है। बीवी जान, आपको अब मालूम पड़ा है, हीर दिल में हम कलाम हुई थी। बीवी जान, बात हाथ उठाने की नहीं है, बात तो बेकसूर सजा काटने की है। वो मध्यम आवाज में बोली थी। हीर बच्चे, तुम इसी इलाके की पली बड़ी हो, तुमसे बेहतर कौन यहाँ के रस्म रिवाज को जानता होगा, फिर शिकवा किस बात का है? बीवी जान, मैं थक चुकी हूँ। वो मायूस हुई थी। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी ठीक। जब शुरू से अब तक नहीं हो पाया तो फिर अब कैसे होगा? मैं, आप, हम सब औरतें अपने रिश्तों की खातिर सूली चढ़ा दी जाती हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि बेजुबान जानवर बनकर हर जुल्म हर सजा सहते जाओ। ना पहले कुछ बदलेगा, ना ही अब बदलेगा। मैं बात करूंगी यशब से कि वो तुम्हें घर वालों से मिला लाए। बीबी जान ने तसल्ली दी थी। नहीं, मुझे यशब आफरीदी की भीख नहीं चाहिए, मुझे नहीं मिलना है घर वालों से। वो इनकार करती रोती हुई बाहर निकल गई थी। बीबी जान ने अफसुर्दा होकर पास पड़ा फोन उठाया और मेहरू का नंबर डायल किया था। हीर, ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेहरू फिक्रमंदी से पूछती इसके सामने आई थी। वो 2 दिन पहले ही वापस आई थी। बीबी जान ने इसे वापस बुलवाया था। मैं ठीक हूँ भाभी। हीर हल्का सा मुस्कुराई थी। क्या खाक ठीक हो? गुल बता रही थी तुम खाने पीने में भी लापरवाही बरतती हो, इसीलिए तो रंगत इतनी पीली होती जा रही है तुम्हारी। खुद को क्यों सजा दे रही हो? जब जिंदगी का मकसद ही सजा झेलना है भाभी, तो फिर परवाह करने का क्या फायदा? वो मायूसी से बोली थी। हीर, ये शब का रवैया तो शुरू दिन से ही मुनासिब नहीं था, पर तुम तो सब्र से काम ले रही थी ना। फिर अब ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी मायूस हो चुकी हो? मैं पहले मायूस नहीं थी भाभी, इसीलिए तो सब्र से बर्दाश्त कर रही थी सब, पर अब वक्त और हालात मुझे मायूस कर चुके हैं, इसीलिए मेरी बर्दाश्त भी खत्म होती जा रही है। घर वाले बहुत याद आ रहे हैं क्या? मैं ईशब से बात करूंगी। नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आ रही और ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। देखो हीर, जो भी मसला है मुझसे शेयर करो प्लीज। महरूफ फिक्रमंद हुई थी। भाभी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं गई थी जैसी तुम हो चुकी हो। हीर क्या कहती, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही थी। मेहरू ने इसके झुके हुए सर को देखकर मजीद पूछना मुनासिब नहीं समझा था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ, पी लेना, वरना मैं खफा हो जाऊंगी। जी पी लूंगी। हीर इसकी प्यार भरी धमकी पर मुस्कुरा दी थी। ऋषभ, वो सीढ़ियों के पास अपने नाम की पुकार पर मुड़ा था। कहाँ थे तुम अब तक? जानते हो बीबी जान कितनी दफा पूछ चुकी हैं तुम्हारा? मेहरू ने फिक्रमंदी से पूछा था। मिल आया हूँ बीबी जान से। खाना खाया? अभी तो आया हूँ, आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अच्छा, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं लगाती हूँ खाना, अभी आया। वो कहता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ही ऋषभ की नजर सामने जाए नमाज पर सज्जे की हालत में झुकी हीर पर पड़ी थी। वो सर झटकता वाशरूम में चला गया। 15-20 मिनट बाद जब वो बालों में टॉवल रगड़ता बाहर निकला तो हीर अभी भी इसी हालत में थी। ऋषभ ने आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाए और जानबूझकर ब्रश जोर से ड्रेसिंग टेबल पर फेंका था, मगर इस खटके पर भी हीर टस से मस ना हुई थी। वो मशकूक होता इसकी तरफ आया था। हीर, हीर, फिर पुकारा, मगर हीर ने कोई जवाब ना दिया। ऋषभ ने फक्र से जमीन पर बैठकर हीर का कंधा हिलाया था। इस तरह से झटके पर वो ऋषभ की तरफ लुढ़क गई थी। हीर, हीर, आंखें खोलो। हीर, क्या हुआ है? आंखें खोलो प्लीज। वो हीर पर झुका से गाल थपथपा रहा था। क्या हुआ है हीर को? मेहरू दरवाजे से भागती हुई पास आई थी। वो इतनी देर इंतजार के बाद ऋषभ को बुलाने आई थी। जब कमरे के अध खुले दरवाजे से हीर को गिरे देखा था। पता नहीं भाभी, मैं जब आया तो ये सज्जे की हालत में थी और अब ये मेरे हिलाने से। हीर, आंखें खोलो। हीर, मेहरू इसके हाथ सहलाती हुई पुकार रही थी। ऋषभ, हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जल्दी करो, पता नहीं क्यों बेहोश हो गई है। जी। ऋषभ सर हिलाते हुए झुककर हीर का वजूद बाजुओं में भरा और बाहर की जानिब चल पड़ा था। तुम गाड़ी तक ले जाओ, मैं चादर लेकर आती हूँ। मेहरू कहती जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। चंद मिनट बाद ऋषभ और मेहरू हीर के बेहोश वजूद को लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। मिसिज यशार, पेशेंट से क्या रिश्ता है आपका? डॉक्टर रजिया ने मेहरू से पूछा। वो मेहरू को जानती थी क्योंकि इनके गांव से 2 मील के फासले पर वाक़या हॉस्पिटल की खूबसूरत सी इमारत यशार आफरीदी और खाकान आफरीदी की मेहनतों का समर थी। मेरी मेरी देवरानी है। मेहरू ने एक नजर पास खड़े यशब पर डालकर असल रिश्ता बताया था। कब हुई शादी? आप ये बताएं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इसका बायोडेटा जानकर क्या करेंगी आप? यशब हाइपर हुआ था। तुम चुप रहो यशब। इट्स ओके मिसेज यशार, मैं इनके मिजाज को जानती हूँ, अक्सर यहाँ का स्टाफ इनके गुस्से से फैजियाब होता रहता है। डॉक्टर रजिया ने मुस्कुराकर कहते इन दोनों को अपने साथ अपने कमरे में आने का कहा था। प्लीज हैव अ सीट, वो मुस्कुराकर बोली थी। यशब मुश्किल अपना गुस्सा जब्त करता चेयर घसीट कर बैठा था। महरूज के सुर्ख चेहरे से इसका गुस्सा भाप गई थी। प्लीज डॉक्टर रजिया बताएं हीर कैसी है अब? शी इज फाइन नाउ। हुआ क्या था? अचानक कैसे बेहोश हो गई? इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है मिसेज यशार, आप तो खुद एक माँ है। डॉक्टर रजिया मुस्कुरा कर बोली थी। कैसी कंडीशन? में समझी नहीं। डॉक्टर ने एक नजर यशब को देखा जो टिकटिकी से सामने लगे वॉल क्लॉक को घूर रहा था। शी हैज 2 months प्रेगनेंसी। जी।
मैं उस खबर पर शॉक्ड हुई। आप नहीं जानती क्या? नहीं नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स की तरफ थी तभी ये खुशखबरी मिली थी। मेहरू ने बर वक्त बात को संभाल लिया। ओ ओके। डॉक्टर रजिया होंठ सुकेड़ कर मुस्कुराई थी। बट हर कंडीशन इज टू मच क्रिटिकल। इनकी डाइट का खास ख्याल रखें, काफी वीकनेस है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, बाकायदगी से मेडिसिन दें, खाने पीने का प्रॉपर ख्याल रखें और 10-15 दिन की स्पेस से चेकअप करवाते रहें। जी हम घर ले जा सकते हैं? अब मेहरू ने इजाजत मांगी थी। बिल्कुल। ओके थैंक्स। मेहरू ने डॉक्टर रजिया से हाथ मिलाया और येशब की तरफ मुड़ी। येशब इसके मुड़ने से पहले ही कमरे से निकल चुका था। वापसी का रास्ता खामोशी से कटा था। तुम हीर को कमरे में ले जाओ, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। मेहरू ने सीढ़ियों के पास हीर के गिर्द से बाजू हटाकर येशब से कहा था। इसकी टांगे सलामत हैं, खुद चलकर जा सकती है ये। वो फंकार कर कहता सीढ़ियां चढ़ गया था। मेहरू एक मलामती नजर इस पर डालकर हीर को पकड़े आगे बढ़ी थी। भाभी मुझे कोई और कमरा मिल सकता है क्या? या फिर ऐसा करें मुझे बेसमेंट में ही छोड़ आए, मैं वहां सुकून में रहूंगी। इस हवेली में बहुत से कमरे हैं हीर, तुम किसी भी कमरे में ठहर सकती हो, पर येशब के कमरे में नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। हीर ने नफी में सर हिलाया था। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, कल अपनी मर्जी से कोई भी कमरा सेट करवा लेना। वो हीर की हालत के पेश नजर बोली थी। जी। मेहरू इसीलिए अपने कमरे में आई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। मुझे जरा भी भूख नहीं है भाभी। चुप रहो तुम, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। मेहरू डपटती कमरे से निकल गई थी। हीर ने ढीले से अंदाज में गर्दन सोफे की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद ली थी। कई आंसू लड़ियों की सूरत से आंखों से निकलकर इसके गालों को भिगो गए थे। कब तक चलेगा ये सब? पहले तो मैं अकेली थी, मगर अब मेरे मालिक मैं क्या करूं? मेरी सजा कब खत्म होगी? क्या सारी जिंदगी मुझे अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा झेलनी होगी? नहीं मेरे मालिक नहीं, मुझ में अभी मजीद सकत बाकी नहीं रही है। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे। हीर सो गई क्या? मेहरू ने ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा था। वो जल्दी से आंसू पोंछकर सीधी हुई। नहीं जाग रही हूँ। चलो फिर जल्दी से ये सब खत्म करो और मेडिसिन लेकर आराम करो। मेहरू ने पास बैठकर जबरदस्ती से थोड़ा बहुत खाना खिलाकर मेडिसिन दी और बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया। हीर ने तशक्कुराना नजरों से मेहरू को देखा और आंखें बंद कर ली। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सवाइयां देते देते, अपनों को मनाते और कभी कभी खुद से। भाभी लाएं, ये मैं करती हूँ। हीर ने किचन में चाय बनाती मेहरू से सॉस पैन पकड़ा। अरे नहीं, तुम रेस्ट करो जाकर, ये सब हो जाएगा। मैं बहुत रेस्ट कर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे बनाने दें चाय। और आप लॉन में चलें, मैं चाय लेकर वहीं आती हूँ। चलो ठीक है, बनाओ तुम, मैं चली जाती हूँ। मेहरू मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हीर भी चाय की ट्रे लिए लॉन में आई थी। आजकल मौसम काफी अच्छा है ना? मेहरू ने इर्द गिर्द देखते हुए हीर की राय ली थी। हाँ अच्छा है। वो अपना कप लिए चेयर पर बैठी। झील वाली साइड पर गई हो कभी? चंद मिनट की खामोशी के बाद मेहरू ने पूछा था। कई बार। अब भी जाने को दिल करता है क्या? नहीं। हीर ने नफी में गर्दन हिलाई थी। क्यों? अगर इंसान अंदर से खुश और मुतमईन हो तो सब कुछ करने को दिल चाहता है, वरना नहीं। हीर, ये शब्द। भाभी प्लीज, मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है हीर? ये शब्द ना सिर्फ तुम्हारा शोर है, बल्कि अब तो वो तुम्हारे बच्चे का बाप भी बनने वाला है। इससे क्या होगा? तभी ने मेरे वजूद से सरोकार नहीं तो फिर इस बच्चे से क्या होगा जो सिर्फ एक लम्हाती गलती का नतीजा है। ऐसे मत कहो हीर, मैं मानती हूँ ये सब गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, मगर तुम इसकी बीवी हो, इसकी नस्ल की अमीन हो, फिर कैसे इसे तुमसे या इस बच्चे से कोई सरोकार नहीं? अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी ना? बड़ी बहन समझकर। जी पूछें। तुम ये सब को पहले से जानती थी? मेरा मतलब है निकाह से पहले। आपसे किसने कहा कि मैं इनको जानती हूँ? हीर ने सवालिया नजरों से मेहरू को देखा था। येशब ने? येशब खान ने? वह हैरान हुई। हाँ उसी ने बताया। कब? कहाँ? झील के पास। हीर मुंह खोले साथ थी। तो क्या इस शख्स को वो सरसरी सी मुलाकात अभी तक याद थी? क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? मेहरू ने इसकी शक्ल देखकर बोला था। नहीं असल में वो। हीर मैं तुम्हें 6 साल पहले से जानती हूँ, जब तुम पहली बार येशब से मिली थी। हीर ने हैरत से मेहरू को देखा था। असल में येशब ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। वो इस मुलाकात के बाद कई बार वहां झील के पास तुमसे मिलने की उम्मीद लिए गया था, मगर तुम इससे दोबारा नहीं मिली। येशब इन दिनों लंदन में पढ़ रहा था और छुट्टियों पर आया था जब तुम इसे मिली। फिर हर बार वो जब भी छुट्टियों पर आता तो झील किनारे जरूर जाता था, मगर तुमने दोबारा इसे नहीं मिलना था, सो नहीं मिली। वक्त के साथ साथ ये बात माजी का हिस्सा बन गई। मैंने फिर भी दोबारा कभी येशब से तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, क्योंकि हदीद के आने में काफी ज्यादा मसरूफ हो गई थी, और सच पूछो तो मैं इस बात को भूल ही चुकी थी। जिस रोज तुम पंचायत से आई थी, इस रोज मुझे तुम्हारे पूरे नाम को सुनकर शौक लगा था। पीछे येशब को जो लड़की 6 साल पहले मिली थी, जिसे वो पसंद करने लगा था, इसका नाम भी हीर दिलावर खान था। तब मैंने येशब से ही कंफर्म किया कि तुम वही हीरो जो इसे झील पर मिली थी। इसके इकरार के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो थोड़ा बहुत मैल था वो भी खत्म हो चुका था, और यकीन मानो हीर, जहां तक मेरा ख्याल है, येशब पर तुम पर सिर्फ जाहिरी गुस्सा करता है, अंदर से वो अभी भी। भाभी, येशब की भारी आवाज पर जहां मेहरू को ब्रेक लगा था, वहां हीर भी खुला मुंह बंद करती सर झुका गई थी। येशब तुम? जी मैं। कौन सी कहानियां सुनाकर दिल बहला रही हैं? वो तंज करता हीर की तरफ आया था। और तुम ये मासूम सी शक्ल बनाकर सबकी हमदर्दियां समेट कर मेरे खिलाफ कर दोगी, तो ये भूल है तुम्हारी।
ये सब चुप हो जाओ तुम, यूं चीख चिल्लाकर अपना गुस्सा हीर पर निकाल कर किसको धोखा दे रहे हो, खुद को, हीर को या फिर हम सबको? मान क्यों नहीं लेते कि हीर आज भी तुम्हारे दिल में, बस इससे आगे कुछ नहीं। यशब ने हाथ उठाकर मैरू की बात काटी थी। मेरे दिल में आपकी हीर ना कभी थी और ना कभी होगी, गौर से सुन लें, इसीलिए इन बातों से इसका जी मत बहलाएं, क्योंकि मैं इसे, खान जी, वो बड़े खान मर्दाने में। यशब की एक खूंखार नजर ने सकीना की बोलती बंद की। वो जानती थी वो क्या कर चुकी है। दोबारा ऐसी गलती हुई तो? नहीं नहीं खान जी, दोबारा नहीं होगी। वो एक तीखी नजर इस पर डालता मर्दाने की तरफ बढ़ गया। कितनी दफा कहा है सकीना कि जब वो बात कर रहा हो तो बीच में मत काटा करो। जानती तो इसके मिजाज को, मगर नहीं, बेइज्जती करवाने की आदत जो पड़ चुकी है तुम्हें। मैरू ने डपटा। माफ कर दें मैरू बाजी, आइंदा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जाओ। सकीना जान बख्शी पर अंदर की तरफ भाग गई थी। मैरू ने हीर का कंधा हिलाया। हीर, इसकी बातों को दिल पर मत लो, ऐसे ही जो मुंह में आता है बोल देता है। चलो मेरे साथ बीबी जान के कमरे में। आप चले, मैं आती हूँ। हीर मध्यम सा मिनमिनाई। नहीं, मेरे साथ ही चलो, मैंने इन्हें कुछ देर पहले खुशखबरी सुनाई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। चलो चलकर नसीहतें और दुआएं ले लो। मैरू ने टहूका दिया था। चले। वो खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे बीबी जान के कमरे की तरफ चली गई थी। मैरू ईशा की नमाज पढ़कर हटी। जब गुल इजाजत मांगती अंदर दाखिल हुई। मैरू बाजी, हीर बीवी को छोटे खान बुला रहे हैं। पैगाम पर हीर का मैगजीन का सफा पलटता हाथ एक लम्हे को साफ हुआ था। मैरू ने एक नजर इसे देखकर गुल को अच्छा कहकर रुखसत किया था और खुद हीर की तरफ आई थी। हीर जाओ, ये सब बुला रहा है। मैं नहीं जाऊंगी भाभी। देखो हीर, तुम इसकी बीवी हो, हवेली में सबको पता चल चुका है कि तुम ये सब के बच्चे की माँ बनने वाली हो। फिर यूं कमरा अलग करके क्यों दूसरों को बातें बनाने का मौका दे रही हो? यूं कहिए भाभी के 2 दिन में ही उकता गई है मुझसे। वो हंसी हुई थी। तुम ऐसा समझ रही हो तो मैं तुम्हारी बात को झुटलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं वो सोच रही हूँ जो तुम दोनों ही नहीं सोच और समझ पा रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हीर कंबल हटाकर खड़ी हुई। खफा होकर जा रही हो? नहीं तो फिर रोनी सूरत क्यों बना रखी है? मैरू उसके पास आकर मुस्कुराई थी। मेरी सूरत ही ऐसी है एमी, तुम्हारी सूरत तो इतनी प्यारी है कि जिसकी सिर्फ आंखों को देखकर येशब खान अफरीदी उर्फ खड़ूस मर मिटा था। हीर लफ्ज खड़ूस पर खिलखिला उठती थी। ये हुई ना बात, यूं ही हंसती रहा करो, अनकरीब वो फिर से तुम्हारे कदमों में होगा बच्चे। मैरू ने इसके सर पर हाथ रखे बंगाली बाबा की नकल उतारी थी। भाभी सोचो जरा, येशब खान अफरीदी तुम्हारे कदमों में कैसा लगेगा? मैरू ने शरारत से आंख दबाई थी। भाभी हाँ हाँ, चलो जाओ अब, रब राखा कहीं वो मोहतरम बंदूक लेकर ही ना तुम्हें रुखसत करवाने आ जाएं। हीर इसकी बात पर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई थी। हीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इसकी नजर सामने खड़े येशब पर पड़ी, जो इसे देख बल के घूर रहा था। वो सर झुकाए मजबूत कदम बढ़ाती करीब आई। आपने बुलाया? तुम्हारा कमरा कौन सा है? तीखे अंदाज में पूछा था। पता नहीं तो फिर किसे पता है? तेवरी चढ़ी आपको? मुझे? वो इस्तजाया हंसा। आज के बाद ये ड्रामा रचाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करूंगा मैं। पहले कौन सा अच्छा कर रहे हैं? वो दिल में बड़बड़ाई थी। सुन रही हो मेरी बात? जी। हीर ने सर हिलाया था। अमल भी होना चाहिए। और हाँ, बीवी जान को मेरे हाथ उठाने का तुमने बताया था? ऋषभ ने इसे बाजू से खींचकर करीब किया था। नहीं। हीर ने इसकी आंखों में देखकर झरझरी ली थी जो बेइंतहा सुर्ख थी। वो खौफ के बायस चंद सेकंड से ज्यादा इसकी लाल अंगार आंखों में नहीं देख पाई थी। तो फिर इन्हें ख्वाब आया कि मैंने तुम पर हाथ उठाया था? ये सब बुलंद आवाज में बोला था। मैंने नहीं बताया खान। वो तो उन्होंने गाल पर निशान देख लिए थे। तो वो हल्का हल्का लरसती हुई बोली थी। ऋषभ ने एक नजर इसके गालों पर डाली और झटक कर इसे पीछे धकेला था। ये इस झटके के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए पीछे को उल्टे मुंह जमीन पर गिरी थी। इसके मुंह से चीख बुलंद हुई थी। ऋषभ ने हरगिज नहीं सोचा था कि वो इतने हल्के से झटके पर इतनी बुरी तरह से गिरेगी। हीर, व्हाट हैपेंड? तुम ठीक तो हो ना हीर? वो इस पर झुका पूछ रहा था। हीर तकलीफ की वजह से सिर्फ नफी में सर हिला पाई थी। क्या हुआ? भाभी भाभी, वो हीर का सर गोद में रखे मैरू को पुकार रहा था। खान, हॉस्पिटल। वो खुटी खुटी आवाज में वो मुश्किल इतना ही कह पाई थी। ऋषभ इसके मुंह से लफ्ज हॉस्पिटल सुनता जल्दी से इसे बाजुओं में उठाए नीचे की तरफ भागा था। सॉरी खान साहब, हम कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर पाए। आपकी मिसिस का मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर रजिया ने सुरदा अंदाज में खबर सुनाई थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऋषभ खान आफरीदी अपनी बनाई गई ऊंचाई से मुंह के बल धड़ाम से गिरा था। हीर कैसी है? वो इतनी मध्यम आवाज से बोला था कि डॉक्टर वो मुश्किल सुन पाई थी। ठीक है, मगर फिलहाल गनूदगी में आप मिल सकते हैं। रूम में शिफ्ट कर दिया है। जी। वो सर हिलाकर कहता अपने भारी कदम का चीरता ईद के कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। ये क्या कर दिया जब खान तुमने? अपनी औलाद को अपने हाथों खत्म कर दिया। क्या अब इसका इंतकाम खुद चलोगे, जैसे शम्स का इंतकाम हीर से लेते रहे हो? वो तो बेकसूर थी बेचारी, मगर तुम तो अनजाने में ही सही पर कसूरवार बन चुके हो येशब खान। अपनी औलाद को खा गए हो तुम। इंसान हो या फिर दरिंदे जो अपनी औलाद को नोच खसोट लेते हैं। बोलो क्या हो तुम? इसका जमीर खींच खींच कर तमाचे मारता इसे आईना दिखा रहा था। अब क्या करोगे खुद के साथ? क्या वही मारपीट, वही लान तान करोगे खुद के साथ जो हीर के साथ कर चुके हो इसकी सजा के तौर पर? नहीं, इसका जमीर इस्तदाई आसा था। तुम खुद के साथ ऐसा कुछ क्यों करोगे? भला मर्द जो ठहरे और वो ठहरी एक औरत जिसकी परवाह किए बगैर तुमने इससे नारवा सलूक रखा, जिसे वो जबान बंद किए सहती रही। तुम्हें परवाही कब थी इसकी? ये जो अब तुम्हारी शक्ल उतरी है, तुम्हारी आंखों में नमी है, तो ये पछतावा है तुम्हारा अपनी औलाद को खोने का, ना कि हीर के साथ बुरे रवैये का? नहीं, मैं हीर से। ये शब्द तड़प के बड़बड़ाया था। क्या हीर से?
मैं मोहब्बत करता हूँ हीर से। वो वहीं प्यार से वो पिलर से टेक लगाए जमीन पर बैठ गया था। मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहते हैं तो फिर नफरत किसे कहते हैं? ये खान। चंद मिनट दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। वो लोग चुप क्यों हो गए हो? अपनी बकवास बंद करो। मैं हीर से मोहब्बत करता हूँ, करता था, करता रहूंगा, समझे तुम? ये सब घुटनों से सर उठाकर बुलंद आवाज में चिल्लाया था। वहां से गुजरते स्वीपर ने रुककर हैरत से यशब को जमीन पर बैठे अकेले ही चिल्लाते देखा था। यशब इसकी नजरों में मौजूद हैरत और तजस्सुस देख खुद को कोसता उठकर हीर के रूम की तरफ चला गया था, मगर कदम अब भी कहीं के कहीं पड़ रहे थे। वो बमुश्किल खुद को घसीट कर कमरे में दाखिल हुआ था। हीर बेड पर होशो खुद से बेगाना पड़ी थी। एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी जबकि दूसरा नीचे को लटक रहा था। ऋषभ आहिस्ती से चलता पास आया और हीर के लटकते हाथ को बेड पर रखा था। ये हीर तो वो हीर ना थी जिसने पहली मुलाकात में ही यशब आफरीदी के दिल को गुदगुदाया था, जिसे देख यशब को फिर से देखने की चाह हुई थी, जिसकी एक झलक की खातिर वो कई बार झील पर गया था, जिसकी छवि यशब के दिल में धुंधली जरूर हो गई थी मगर मिटी नहीं थी। ये तो कोई और ही हीर थी जो सदियों की बीमार लग रही थी, पीली रंगत और आंखों के गिर्द शाल के सूखे फटक होंठ और कमजोर और लागर सी। ऋषभ को याद आया जब वो इसे तहखाने से निकालकर कमरे में लाया था तो रात को वो अंधेरे में जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी थी और ऋषभ ने इसकी भरभरी हथेली जिसामत पर चोट की थी, भरी भरी हेल्दी जिसामत पर, और क्रेन मंगवाने का मशवरा दिया था। और अब तो वो इस हीर से आधी रह चुकी थी। यशब के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। मैं इंतकाम में इतना अंधा हो चुका था कि बिना जुर्म के तुम्हें सजा दी। मैं इतना गिर गया था कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारी आंखों में आंसू लाया जिन पर मर मिटा था वो मजीद आगे हुआ था। तुम्हें अपनी बातों से टॉर्चर किया, बेवजह डपटा, तुम पर अपना गुस्सा निकाला। क्यों क्यों मैं अपने बदले की आग तुम्हारे वजूद में उतारता रहा? क्यों? यशब की आंख से एक आंसू निकलकर हीर के ड्रिप लगे हाथ पर गिरा था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हीर। इस इंतकाम की आग में जलकर मैं अपना ही नुकसान कर बैठा, अपनी ही औलाद को खा गया मैं। मुझे माफ कर दो प्लीज। वो बेआवाज बोलता दिल में हीर से हम कलाम था। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादतियां की हैं, बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा। इसने झुककर हीर के हाथ का बोसा लिया था। हो सके तो माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें देखकर डर चुका था हीर कि कहीं फिर से तुम्हारा असीर ना हो जाऊं, मगर ये सब भूल चुका था कि मैं तो पहले से ही तुम्हारा असीर हूं। अब क्या होऊंगा? चंद मजीद आंसू गिरकर हीर के सुनहरी बालों में जज्ब हो गए। बार बार तुम्हें देखने की चाह थी, मगर जब ये चाह पूरी हुई तो मेरा इंतकाम इस चाह के मुकाबिल डट गया। मेरा इंतकाम मुझसे सब कुछ छीन ले गया है हीर। देखो देखो, इस बदले के चक्कर में मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। तुम्हारे घर वालों की तकलीफ देने चला था मैं, और आज फिर से अपनी कीमती चीज को खो जाने की तकलीफ से गुजर रहा हूँ। जो भी हो, सब मेरा कसूर है। मेरी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अब क्या ये इंतकाम मैं खुद से लूंगा? नहीं। इसके गिर्द गूंजा। जब नहीं तो फिर मैं यशार लाला के खून का बदला तुमसे क्यों ले रहा था हीर? मैं क्यों इस कदर गिर गया कि खुद को। एक्सक्यूज मी सर। नर्स की आवाज पर ऋषभ अपने आंसू पोंछता पीछे हटा था। मुझे इंजेक्शन देना है इन्हें। वो सर हिलाता कमरे से निकल गया था। नर्स ने हैरत से खड़ूस से ऋषभ खान की ये हालत देखी थी। लगता है काफी मोहब्बत है अपनी बीवी से। हैरत से इसे गुस्से के अलावा भी हैरत है, इसे गुस्से के अलावा भी कुछ आता है। वैसे रोमांस करते हुए कैसा लगता होगा? नाजमा नर्स होंठ पर उंगली रखे सोचने लगी थी। खड़े खड़े फोत हो चुकी हो क्या? आमना ने रूम में एंटर होकर इस पर तंज किया। अरे नहीं, मैं तो बस वार्ड में राउंड लो जाकर, तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ, पता है मुझे। मेरी इस्तानी मत बनो। डॉक्टर रजिया ने इंजेक्शन लगाने भेजा था मुझे यहाँ। तो क्या लगा दिया? आमना ने भौहें अचकाए। लगा रही हूँ, लगाकर जल्दी ड्यूटी पर आओ। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं कि तुम्हारी आधी ड्यूटी भी मैं ही दूं। वो कहकर वापस मुड़ गई थी। आ रही हूँ अभी। नाजमा ने मुंह बिगाड़ते हाथ सीधा करके इसकी पुष्ट पर लानत भेजी और हीर के बाजू से वेन टटोलने लगी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? हीर ने आंखें खोलने पर मेहरू को खुद पर झुके पाया था। इसने आहिस्ता से सर हिलाया था। चलो थोड़ी हिम्मत से उठो, मैं तुम्हें सूप पिला दूं। मेहरू ने इसे सहारा देकर तिरछा सा बिठाया और सूप पिलाने लगी। 3-4 चम्मच लेने के बाद हीर ने मजीद पीने से मना कर दिया। थोड़ा सा और पी लो। नहीं भाभी बस। ओके, लिटा दूं फिर? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। वो मध्यम सा बोली। बीबी जान भी आने का कह रही थी मगर मैंने मना कर दिया। डॉक्टर रजिया ने शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा है। मेहरू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हीर खामोशी से कुछ भी कहे बिना खामोशी से सामने दीवार को देख रही थी। हीर। चंद मिनट बाद फिर से मेहरू ने पुकारा था। हीर ने सवालिया नजरों से इसे देखा। हीर, जो हो गया इसे भूल जाओ। देखो, किस्मत में जो लिखा हो वो तो होकर ही रहता है, इसलिए तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला और दे देगा। भाभी मुझे नींद आ रही है। मेहरू की बातों के जवाब में वो बस यही कह पाई थी। अच्छा लेट जाओ फिर। मेहरू ने आगे बढ़कर इसे लेटने में मदद की और इस पर चादर दुरुस्त करके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई थी। हीर ने लेटकर अपनी नम आंखें मूंद ली थी। मेहरू अफसुर्दगी से हीर के कपकपाते होंठों और पलकों पर सजी नमी को देख रही थी। ऋषभ ने नर्स के आने पर कमरे से निकलकर मेहरू को फोन किया था। 20-25 मिनट बाद मेहरू ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। ऋषभ कुछ कहे बिना नजरें चुराता हुआ बाहर चला गया था।
रात को हीर एक दो बार होश में आई थी मगर गनूदगी में, और अब दोबारा सुबह होश आया था। डॉक्टर रजिया ने चेकअप के बाद शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा था। शाम को मैरू ड्राइवर के साथ ही हीर को वापस हवेली ले आई थी। बीबी जान ने बहुत पुरसर और ठहरे हुए लहजे में हीर को समझाया और हिम्मत दी थी। मैरू से मेडिसिन देकर यशब के कमरे में छोड़कर चली गई थी। हीर खामोशी से छत को घूर रही थी जब बालकनी का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया था। ये जानती थी कौन होगा, इसीलिए इसने सख्ती से आंखें मीच ली थी, यूं जैसे अब नाक खोलने की कसम खा ली हो। ऋषभ शिकस्ता कदमों से चलता बेड के पास आया। हीर ने आंखों के साथ अपनी सांस भी बंद कर ली थी। हीर वो आहिस्तगी से बोला था। हीर फिर पुकारा था। हीर की तरफ से खामोशी पाकर वो झुका और लब इसके माथे पर रखे थे। इस लिम्स पर हीर ने कर्ब से आंखें खोलकर ऋषभ आफरीदी की आंखों में देखा तो बिना किसी खौफ के देखती चली गई। हीर ने ऋषभ आफरीदी के लिम्स पर कर्ब से आंखें खोली। कैसी तबीयत है अब? वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा बोला था। जिंदा हूँ। ऐसे मत कहो हीर, मैं हीर नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी खान, आप तो हक पर थे ना। वो तंजिया हुई। मैं मानता हूँ मैं गलत था, अब क्या फायदा, अब तो हो चुका जो होना था। वैसे भी जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। मैं कौन सा यहाँ खुशियां समेटने आई थी जो खुशी रास आती मुझे। हीर मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, मैंने हरगिज नहीं चाहा था कि हमारा बच्चा हमारा हमारा नहीं, ये शब खान सिर्फ मेरा बच्चा था। अगर आपका होता तो आप वो सब ना करते जो कर चुके हैं। वो चीखना चाहती थी मगर आंसुओं की वजह से इसकी आवाज घुट घुट कर निकल रही थी। मैं जानबूझकर क्यों करूंगा ऐसा हीर, ये सब गलती से, मैं क्यों मान लूं ये सब गलती से हुआ। वो इसकी बात काटते बोली थी। जब मैं यहाँ चिल्लाती रही कि शम्स लाना ने ये शार खान का खून जानबूझकर किसी दुश्मनी में नहीं किया बल्कि गलती से हुआ, तो आपने मानी थी मेरी बात जो मैं मानूं। कोई भी बाप अपनी औलाद को कैसे मार सकता है। वो बेबसी से कहता अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाह रहा था। इस दुनिया का कोई भी मर्द कुछ भी कर सकता है खान, चाहे वो बाप हो, शोहर हो, भाई हो या बेटा हो, वो कुछ भी कर सकता है। और मैं हर रिश्ते से मर्द को जांच चुकी हूँ खान। मुझसे बेहतर कौन जान पाया होगा आप मर्दों की असलियत क्या है। जिसके बाप ने इसे बेटे के जुर्म में बनी कर दिया, जिसके भाई ने इसे अपनी गलती की सजा भुगतने भेज दिया, जिसके शोहर ने इसे खून बाह में आई हुई लड़की के सिवा कुछ नहीं समझा, और जिसकी औलाद इस दुनिया में आकर ना जाने क्या करती इसके साथ। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि पहले ही खत्म करके मुझे मजीद अजियत सहने से बचा लिया। हीर मुझे माफ कर दो प्लीज। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर बोला था। हीर तकिए में मुंह छुपाए हिचकियों से रोने लगी थी। हीर ये शब्द इसके बालों में उंगलियां चलाई थी। प्लीज खान, प्लीज मुझे चंद दिन सोग मनाने की इजाजत दे दें। मुझे खुद को अगले इम्तिहान के लिए तैयार करने दें। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें खान, आपको खुदा का वास्ता है, छोड़ दें मुझे मेरे हाल पर। वो घुटी घुटी आवाज में रोने लगी थी। ऋषभ के पास अब पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं था। चंद मिनट इसने वहां बैठकर हीर की पुश्त को देखा और एक दुख भरी नजर इसकी हिचकियां लेते वजूद पर डालकर लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया था, क्योंकि वो अभी से मजीद अजियत नहीं देना चाहता था। मेरी मोहब्बतें भी अजीब थी, मेरा फैज भी कमाल था। कभी सब मिला बिना तलब, कभी कुछ ना मिला सवाल पर। हीर की तबीयत काफी संभल गई थी। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था इसे हॉस्पिटल से घर आए। इस रात के बाद हीर ने दोबारा ऋषभ को कमरे में नहीं देखा था और ना ही किसी से इसके बारे में कुछ पूछा था। अभी वो आहिस्ती से चलती हाल कमरे में आई जहां बीबी जान और मैरू मौजूद थी। अरे हीर तुम क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो इंटरकॉम से बता देती। मैरू से देखकर जल्दी से खड़ी हुई थी। नहीं कुछ नहीं चाहिए था, मैं कमरे में रह रहकर थक चुकी हूँ इसीलिए खुद ही बाहर आ गई। वो आहिस्ती से कहती इनकी तरफ आई। अच्छा चलो आओ बैठो। मैरू ने इसे अपने साथ जगह खाली की थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब? अल्लाह का शुक्र है बीबी जान, ठीक हूँ अब। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। हमें हर हाल में शुक्रगुजार ही रहना चाहिए बच्चे। मैरू तुम हीर को अपने साथ ही ले जाना, दिल बहल जाएगा इसका, और वापसी पर हमारे साथ आ जाएगी। जी बीबी जान मैं भी यही सोच रही थी, और शॉपिंग वहीं से कर लूंगी जाकर, अपनी हुई और हीर की भी। हदीद के लिए तो ये सब कल बहुत कुछ खरीद लाया था। हाँ जैसे मुनासिब समझो। वो मुस्कुराई। हीर लाताल्लुक सी बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। हीर तुम अपनी पैकिंग कर लेना, बल्कि मैं खुद ही कर दूंगी। परसों शाम निकलेंगे हम। कहाँ जाना है? लाल हवेली, मेरे मैके। वो मेरे छोटे भाई की शादी तय हो गई है अगले हफ्ते की, और हम एक हफ्ते पहले जाएंगे वहां। मैरू ने मुस्कुरा कर इतला दी थी। जी। हीर ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया था। फिर तुम चाहो तो कल जाकर अपने घर वालों से मिल आना, ये सब कुछ नहीं कहेगा। बीबी जान ने इसकी मुरझाई हुई सूरत देखकर कहा था। नहीं बीबी जान मेरा दिल नहीं जाने को, मैं बाहर लाउन में जा रही हूँ। आहिस्ती से कहती हॉल से निकल गई थी। तुमने पूछा मैरू के कैसे गिरी थी उस रात? नहीं बीबी जान मत पूछना, अब संभल जाएगी वक्त के साथ। वो सुरदा हुई। जी नहीं पूछती। मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ, फिर जाकर नमाज पढ़ूंगी, अभी लाती हूँ। मैरू मुस्कुराती हुई चाय बनाने किचन की तरफ चली गई थी। इन्हें लाल हवेली आए 2 दिन हो गए थे, मगर वहां आकर भी ईद की हालत पर कुछ खास असर नहीं पड़ा था। वो वैसे ही गुमसुम सी थी। अभी वो इस कमरे में जो इसे एज ए गेस्ट दिया गया था अकेली बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। जब मैरू कमरे में आई थी। हीर यहाँ क्यों बैठी हो? बाहर सब लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही हैं और तुम यहाँ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठी हो। मुझे गीत गाने नहीं आते भाभी। तो कौन कह रहा है गीत गाओ, सुनो और एंजॉय करो बस।
चलो उठो जल्दी से, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, चेंज करो और चलो मेरे साथ। भाभी आप मेरा इतना ख्याल मत रखा करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ, वो अफसरदा मुस्कुराहट लिए बोली थी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किस काबिल हो और मुझे क्या करना है, समझी? अब उठो जल्दी से। वो डपटती हुई कबर्ड की तरफ बढ़ी। ये वाला सूट बहुत अच्छा लगेगा तुम पर, क्या ख्याल है? मेहरू ने येलो और रेड कंट्रास्ट का सूट निकाला था। वो कल ही अपनी और ईद की सारी शॉपिंग कर आई थी। ईद ने जाने से मना कर दिया था, इसीलिए वो अपनी पसंद से इसके लिए भी ड्रेसेस ले आई थी। अच्छा है, तो फिर उठो और उठकर पहनो इसे। मैरू ने हैंगर इसकी तरफ बढ़ाया था। हीर हैंगर थाम कर चेंज करने चली गई थी। बड़े से हाल कमरे में लड़कियां गोल दायरे की शक्ल में बैठी थी। दरमियान में ढोलक रखी थी, जिसे एक लड़की बड़े माहिराना अंदाज में बजा रही थी। बाकी लड़कियां इर्द गिर्द बैठी ढोलक की थाप पर तालियां पीटती हुई गीत गाने में मसरूफ थी। हीर भी कुछ फासले पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता ताली बजाने लगी। इसे शम्स लाला की शादी याद आई थी, जब हवेली में कितनी रौनक थी और हीर को इकलौती बहन होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया था। कितना हल्ला गुल्ला किया था सब लड़कियों ने मिलकर। वो बुझे दिल से हल्की हल्की ताली बजा रही थी जब दीद इसके पास आकर बैठा था। चाची आपको क्लैपिंग करनी नहीं आती क्या? चाची, इसने हीर को खामोशी पर बाजू हिलाकर मुतवज्जा किया था। हाँ, क्या क्या हुआ, कुछ कहा? हीर चौंक कर सीधी हुई थी। आप कैसे क्लैपिंग कर रही हैं? मैं सिखाऊं आपको क्लैपिंग करना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। हीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। ये देखें। हदीद ने दोनों हाथों को जोर से एक दूसरे पे मार कर पुरजोश अंदाज में ताली बजाई थी। ऐसे, अब आप करें। हीर ने भी इसी के अंदाज में दोनों हाथ एक दूसरे पर मारे, मगर कुछ खास जोश से नहीं। ओहो, ऐसे नहीं चाची, ऐसे। इसने सिर पर हाथ मारकर फिर से ताली बजाने का अमल दोहराया। ओके, अब की बार हीर ने इसको मुकम्मल फॉलो किया था। गुड, अब आ गई आपको भी। अब ऐसे ही बजाएं आप। वो खुश हुआ था। इतने जोर से बजाऊंगी तो मेरे हाथ दुखने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं रात में आपके साथ सोऊंगा तो दबा दूंगा। हदीद ने फौरन इसके खदशे का हल पेश किया था। हीर इसकी बात पर दिल से मुस्कुराती इसे अपने साथ लगा गई थी। मेरा बच्चा। इसने झुककर हदीद के बालों का बोसा लिया था। चाची मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? जरूर करूंगी। चाचू को मत बताइएगा फिर। वो राजदारी से बोली थी। क्या? यही कि हम फ्रेंड्स हैं। इसने हीर के कान के पास जाकर आहिस्ता से बताया कि कोई सुन ना ले। वो क्यों? हीर हैरान हुई थी। उन्होंने मुझे मना किया है फ्रेंड्स बनाने से। स्कूल में भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बस क्लास फेलोज ही हैं सब। आपने पूछा नहीं कि फ्रेंड क्यों नहीं बनाते? पूछा था, मगर उन्होंने कहा अभी मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तब बताएंगे, और तब तक सिर्फ चाचू ही मेरे फ्रेंड्स रहेंगे। हीर ने सर हिलाया था। तो फिर हमारी फ्रेंडशिप पक्की है ना? बिल्कुल। वो मुस्कुराई। चले फिर। हदीद ने हाथ को पंच मारने का अंदाज में गोल किया था। ये क्या है? ये हमारी फ्रेंडशिप साइन है। मैं और चाचू भी ऐसे करते हैं। ओके, पर मुझे क्या करना होगा अब? हीर इसकी बातों में काफी बहल गई थी। आप भी ऐसे ही बनाएं, फिर हम एक दूसरे को हल्का सा पंच मारेंगे। ओ अच्छा। हीर ने मुस्कुराते हुए हाथ का हल्का सा मुक्का बनाया। दोनों ने अपना अपना पंच मारा और खिलखिलाकर हंस पड़े थे। भाभी, मैं और हदीद कुछ देर को बाहर घूम फिर आए। हीर ने किचन में मसरूफ मेहरू से पूछा था। चली जाओ, मगर किसी मुलाजमा को लेकर जाना साथ। काफी पेचीदा रास्ते हैं, भूल ना जाओ कहीं। डोंट वरी भाभी, इन्हीं पेचीदा इलाकों की है पैदावार हूं मैं। हीर लापरवाही से मुस्कुराई। जानती हूँ, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है, मुझे तसल्ली रहेगी। ठीक है, भेज दें। हाँ, मैं बानो को भेजती हूँ। तुम कोई मोटी शाल ओढ़ो, मौसम बदल रहा है। जी। हीर को अम्मा याद आई। वो भी इसी तरह फिक्र करती थी जिस तरह मेहरू भाभी। अरे क्या हुआ हीर? मेहरू उसके गालों पर फिसलते आंसू देखकर आंच धीमी करती इसके पास आई थी। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, वो कहती हुई इसके गले लगकर रो पड़ी थी। चंद मिनट बाद मेहरू ने इसे खुद से अलग किया था। तुम भी बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। मेहरू ने इसके आंसू साफ किए। चलो अब जाओ, फिर अंधेरा फैल जाएगा। जी। हीर दुपट्टे से आंखें रगड़ती बाहर निकल गई थी। चाची, छुपन छुपाई खेलते हैं। हदीद ने उछलते हुए मशवरा दिया था। वो इस वक्त हवेली से काफी आगे निकल आए थे। वाकई वो काफी पेचीदा एरिया था, पथरीला, ऊंचा नीचा सा, सरसब्ज दरख्तों में घिरा, बिल्कुल जंगल जैसा। छुपन छुपाई तो लड़कियां खेलती हैं। हीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा था। हाँ, तो आप और बानो लड़कियां ही हैं। हीर और बानो इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। पर आप क्या करेंगे फिर? मैं भी आप लोगों को कंपनी देने को खेल लूंगा। इसके शरारती अंदाज पर हीर खिलखिला कर हंस पड़ी थी। बहुत चालाक हो तुम, पहले क्यों नहीं मिले मुझे? मैं तो मिलना चाहता था, पर आप अपने रूम में से ही नहीं निकलती थी। वो फौरन बोला था। ओ सैड। चलो कोई बात नहीं है, अब तो मिल चुके हैं ना। हीर ने इसका नाक खींचा था। यस, चलें अब गेम शुरू करते हैं। ओके, पहले आप और बानो छुपे, मैं आप दोनों को ढूंढूंगी। हीर ने अपनी बारी लगाई। ओके चलो बानो, हम छुपते हैं। वो बानो का हाथ पकड़ता आगे की तरफ भागा था। ज्यादा दूर नहीं जाना, करीब करीब ही छुपना। ओके चाची। वो बुलंद आवाज से कहता कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की ओट में छुप कर बैठ गया था। चंद मिनट बाद हीर ने दोनों को ढूंढ निकाला था। फिर जो पहले पकड़ा जाता वही अगली बारी देता था। यूं ही काफी देर वक्त गुजर गया था जब हीर ने गेम खत्म करने का ऐलान किया था। नहीं, एक लास्ट बार प्लीज प्लीज चाची, आप फौरन ही मुझे ढूंढ निकालती हैं। अब मैं इस तरह छुपूंगा जहां आप ढूंढ नहीं पाएंगी। हदीद ने कुछ फासले पर झाड़ियों की तरफ इशारा किया। हदीद बेटा, देर हो जाएगी, देखो अंधेरा हो रहा है। नहीं होता अंधेरा, बस एक आखिरी बार, प्लीज प्लीज प्लीज।
उसका हाथ पकड़ता मुल्तजी हुआ था। ओके दिस इज लास्ट, ओके डन। वो हीर के मान जाने पर खुशी से उछला था। चलो छुपो जल्दी से, मैं आंखें बंद कर रही हूँ। हीर के कहने पर वो इसको बताई गई जगह पर की मुखालिफ सिमत भागा था। चंद सेकंड बाद हीर आंखें खोलती इसकी तरफ गई जिस तरफ इसने इशारा किया था, मगर अदीद वहां नहीं था। हीर ने करीब करीब सब जगहों पर देखा मगर वो इस तरफ होता तो मिलता। इसने फिक्रमंदी से इसे आवाज दी थी, अदीद हदीद कहाँ हो बेटा? मैं हार गई हूँ, तुम जल्दी जहां भी हो बाहर आ जाओ। मगर बेसूद। वो परेशान सी पलटी थी। क्या हुआ हीर बीबी? बानो अपना जूता लेने गई थी जो खेलते हुए गहराई में गिर गया था। बानो वो हदीद। क्या हुआ है हदीद बाबा को? पता नहीं कहाँ छुप गया है। मैं इतनी आवाजें दे चुकी हूँ मगर कोई जवाब नहीं दिया। वो हंसी हुई थी। मैं देखती हूँ, बानो कहती हुई आगे की तरफ चल दी थी। हीर ने वहीं खड़े खड़े फिर से कई आवाजें दी मगर हदीद का कोई जवाब नहीं आया। चंद मिनट बाद बानो भी खाली हाथ लौट आई थी। हीर बीबी उस तरफ नहीं है हदीद बाबा। ओ मेरे मालिक की क्या हो गया? वो फिक्रमंदी से बोली थी। बीबी जी हवेली चलकर बताते हैं ताकि नहीं हदीद को लिए बगैर कैसे चले जाएं हम? तुम रुको यहाँ, मैं इर्द गिर्द देखती हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं बानो तुम यहीं रुको। अगर हदीद यहाँ आ गया और हमने हमें ना पाकर परेशान हुआ तुम ऐसा करना, अगर वो आ गया तो मुझे आवाज दे देना। जी बीबी। हीरी से नसीहत करती तेज तेज कदम उठाती फिर इसी तरफ चली गई जिस तरफ हदीद ने इशारा किया था। वो झाड़ियों का टहा टहा कर देखती बहुत आगे निकल गई थी। ऊपर से अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था मगर इसे परवाह कब थी इस अंधेरे की। वो तो बस हदीद की तलाश कर लेना चाहती थी जिसे अपनी जिम्मेदारी पर साथ लाई थी। दिल में आयतल कुर्सी का वेट करते हुए मजीद आगे से आगे बढ़ती न जाने कितनी दूर आ गई थी मगर हदीद फिर भी नहीं मिला। वो वहीं जमीन पर बैठकर सर घुटनों पर रखे अपनी फूलती सांसें अम्बाल करने लगी थी। बानो ठीक कह रही थी, हमें वापस चलकर बता देना चाहिए था कि वो लोग हदीद को ढूंढ सके। कहीं रात रात। हीर ने लफ्ज रात पर झटके से सर उठाया था। रात तो हो चुकी थी। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। हीर की हार्ट बीट मिस हुई। ओ मेरे खुदा मैं कहाँ आ गई हूँ? इसने खड़े होकर चारों तरफ देखा था। मैं किस तरफ से आई थी? इसे हर रास्ता एक जैसा ही लग रहा था। चारों तरफ घने दरख्त झाड़ियां और छोटे बड़े पत्थर थे। वो धड़कन संभालती सामने की तरफ भागी मगर थोड़ा आगे जाकर गहराई थी। वो फिर से वापस पलटती इस जगह पर आई जहां से भागी थी। इसे अपने पैरों तले जमीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। अब किस तरफ को? वो घबराकर कहती चारों तरफ घूमकर सीधी खड़ी हुई थी। चंद मिनट खामोश रहने के बाद इल्तिजाइया नजरों से आसमान की तरफ देखती दाएं जानी भागी। कुछ दूर जाकर इसे लगा कि ये वही रास्ता है जहां से वो आई थी। इसी बात से इसकी हिम्मत बढ़ी और वो मजीद तेज रफ्तारी से भागने लगी। हीर के कानों में जानवरों की अजीबोगरीब और खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। मेरे मालिक रहम कर मुझ पर। वो आवाजें बुलंद दुआ मांगती सामने पड़े पत्थर से जोरदार अंदाज में टकराई थी। इस तसादम में जूता टूटने के साथ इसके अंगूठे का नाखून भी उखड़ चुका था। वो तकलीफ की शिद्दत से पांव पकड़कर जमीन पर बैठी। वो होठों पर दांत जमाए तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी थी। चंद मिनट बाद हीर ने इस अंधेरे में अपनी पूरी आंखों को खोलकर जख्म देखने की कोशिश की थी। इसके पांव के अंगूठे का आधा नाखून उखड़ चुका था और आधा हल्का सा जुड़ा लुढ़क रहा था। हीर ने दर्द की शिद्दत सहते से आधे नाखून को भी उखाड़ना चाहा था। इस मकसद के लिए इसने हाथ नाखून के पास ले जाकर आंखें सख्ती से मींच ली थी। होंठ पीछे वो नाखून उखड़ने ही वाली थी जब ऊपर से कोई चीज इस पर गिरी थी। हीर की फलक शवाफ चीख बेसाख्ता थी। बानो बेचैनी से हीर की वापसी का इंतजार कर रही थी। मजीद कुछ देर इंतजार के बाद वो घबराहट से हाथ मसलती इस तरफ बढ़ गई जिस तरफ हीर गई थी। अभी वो झाड़ियों के पास ही पहुंची थी जब पीछे से हदीद की आवाज आई थी। बानो। वो फासले पर खड़ा पुकार रहा था। बानो इसकी आवाज पर खुशी से वापस पलटती इस तरफ आई थी। हदीद बाबा कहाँ थे आप? मैं और हीर बीबी कितना परेशान थे आपके लिए। ढूंढा भी आपको पर आप नहीं मिले। वो पुरजोश से बोली थी। मैं वहां पत्थर के पीछे छुपा बैठा था। मुझे चाची की आवाज आ रही थी जब वो मुझे पुकार रही थी। हदीद ने फखरिया अंदाज में बताया। तो फिर आप सामने क्यों नहीं आए? बानो हैरत से बोली थी। वो हर बार ही मुझे ढूंढ लेती थी। मैंने सोचा इस बार मुश्किल जगह पर छुपूंगा और देखा वो खुद से मुझे नहीं ढूंढ सकी। मैं खुद ही आ गया वापिस। वो जोश से अपनी चालाकी बता रहा था। ये क्या हो गया? अब हीर बीबी को कौन ढूंढेगा? चाची भी छुप गई है क्या? हदीर अपनी समझ के मुताबिक बोला था। वो आपको ढूंढने गई थी पर अब तक नहीं लौटी। बानो फिक्रमंदी से कहती बुलंद आवाज में हीर को पुकारने लगी थी। हीर बीबी, हीर बीबी। वो मुंह के गिर्द हाथों का गोला बनाकर फिर से चिल्लाई थी। चाची, चाची। हदीद भी देखा देखी चिल्लाने लगा। कई बार चिल्लाने के बाद भी हीर का कोई जवाब ना पाकर बानो हदीद का हाथ थामती तेज तेज कदमों से वापस लाल हवेली की तरफ चल पड़ी थी। बानो हदीद का हाथ पकड़े जब हवेली में दाखिल हुई तो मुअज्जिन ईशा की अजान दे रहे थे। वो तेज तेज कदम बढ़ाती जैसे ही बड़े कमरे में आई तो वहां मौजूद अफराद की नजर फौरन इस तक पहुंची थी। चाचू। हदीद यशब को देखकर बानो से बाजू छुड़वाता इसकी तरफ भागा था। यशब ने इसे गोद में लेते हुए चटाचट प्यार कर डाला। यशब और बीबी जान शाम में ही लाल हवेली पहुंचे थे। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर कर दी, हम सब परेशान हो रहे थे। हीर कहाँ है? मेहर बानो की तरफ लपकती एक सांस में बोली थी। वो मेहरू बाजी। वो यशब बानो की बोखलाहट पर हदीद को गोद से उतारता इस तक आया था। क्या वो लगा रखी है? हीर कहाँ है? यशब की गुराहट पर बानो बिना रुके एक सांस में ए टू जी सारी बात बता गई थी जिसे सुनकर सब साथ थे। सबसे पहले यशब का सक्का टूटा और वो आंधी तूफान बने वहां से निकला था।
ये सब मेहरू पुकारती इसके पीछे भागी, मगर इसके पहुंचने से पहले ही वो अपनी जीप जारहियाना अंदाज में रिवर्स कर चुका था। मेहरू तुम अंदर जाओ, हीर मिल जाएगी इंशाल्लाह, यहीं कहीं होगी वो। जुबैर खान मेहरू का बड़ा भाई, इसने इसके सर पर तसल्ली के अंदाज में हाथ रखा था। जी लाला। वो परेशान सी सर हिलाती अंदर चली गई। जुबैर खान ने जियाद खान, छोटा भाई और कुछ मुलाजिमों को सारी बात समझाई, जिसे समझते सब सर हिलाते आगे पीछे अपनी अपनी जीपों की तरफ बढ़ गए थे हीर को ढूंढने के लिए। ये शब बानो की बताई गई जगह पर पहुंच चुका था। जीप को काफी पीछे छोड़ आया था, क्योंकि दरख्तों की झुरमुट में जीप मजीद आगे ले जाना मुमकिन न था। ऋषभ ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर पूरी ताकत लगाते हुए बुलंद आवाज में कई बार हीर को पुकारा था, मगर कोई भी जवाब ना पाकर वो मोबाइल टार्च की रोशनी में दाएं जानिब भागा था, क्योंकि बानो के मुताबिक हीर इसी तरफ गई थी। वो दीवानों की तरह हीर हीर पुकारता आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। ऊपर दरख्त से सांप, छिपकली या जो कुछ भी गिरा था, गिरते साथ ही इधर उधर रेंग गया था, मगर हीर के वजूद पर मारे खौफ के कपकपी तारी हो गई थी। मेरे मालिक, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, मैं इस जंगल में मौजूद जानवरों की खुराक बनकर मरना नहीं चाहती, प्लीज मेरी मदद फरमा। इसने अपने रब से फरियाद करते खिसक कर दरख्त से टेक लगाई थी। अव्वल आखिर दुरूद पाक और 7 बार आयतल कुर्सी का विर्द करने के खुद पर फूंक के अपने इर्द गिर्द हसार बांधा। अपनी आंखों को अच्छी तरह आस्तीन से रगड़कर हीर ने फिर से पांव के नाखून को उखेड़ने की हिम्मत मुजतमा की थी। आंखें बंद करके इसने अल्लाह का नाम लिया और झटके से आधा उखड़ा नाखून खींच लिया था। तकलीफ की उठती टीसों को बर्दाश्त न करते हीर ने एक दर्दनाक चीख मारी थी। नसानी चीख पर ऋषभ अपनी दौड़ को ब्रेक लगाता रुककर आवाज की सीमत का तयन करने लगा। मेहरू बच्चे बैठ जाओ, थक जाओगी। बीबी जान ने मेहरू को बेचैनी से टहलते देखकर कहा था। बीबी जान, हीर न जाने किस हाल में होगी, वो रोहान सी हुई थी, मिल जाएगी इंशाल्लाह, उन्होंने तसल्ली दी। आपको पता है हमारे इलाके में रात को पहाड़ी की तरफ कुत्ते कितनी कसरत से निकल आते हैं, मुझे तो सोच सोच कर ही वहशत हो रही है। बीबी जान तुम परेशान मत हो, अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। बीबी जान ने ठहरे हुए लहजे में हीर को अल्लाह के सुपुर्द किया था। आमीन। मेहरू ने दिल से आमीन कहकर सोफे की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें मूंद ली थी। हीर को अपने करीब ही कहीं यशब की पुकार सुनाई दी थी। यशब, यशब कहाँ है आप? वो दर्द की परवाह किए बगैर दरख्त के सहारे खड़ी हुई। हीर, फिर से आवाज आई थी। यशब कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ यशब, यशब, वो चिल्लाई थी। फिलहाल यशब इस तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया था। हीर को अपने सामने जिंदा सलामत देख यशब को अपने वजूद में एक अजीब सा सुकून सरायत करता महसूस हुआ था। दूसरी तरफ हीर ने इस तक पहुंचने के चक्कर में पांव उठाया, मगर दर्द की वजह से वो एक कदम भी चल नहीं पाई और लड़खड़ा कर गिरी। ऋषभ जल्दी से दरमियानी फासला अबूर करता इस तक पहुंचा था। तुम ठीक हो हीर? वो इसे सीधा करता बेकरारी से बोला था। हीर तो अभी तक शौक में थी कि ऋषभ वाकई इसके पास आ चुका है। ऊपर वाले ने इसकी फरियाद सुन ली है। वो दोनों यकटक बिना पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मध्यम रोशनी, रात का सन्नाटा, खुला आसमान, हल्की हल्की सर्द हवा, सब मिलकर इनके आसपास एक पुरफुजून सा मंजर पेश कर रहे थे। हीर ने ट्रांस की कैफियत में अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हाथ बढ़ाकर ऋषभ के चेहरे को छुआ था। ऋषभ इस फिल्म को पाते ही बेख्तियार हो उठा। वो छू रहा था हीर के हाथों को, इसकी मनमुनी मोहिनी सूरत को, इसके एक एक नक्श को। अजब दीवानों सी हालत में छू रहा था वो इसे, जो इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, जो इसकी बीवी थी। हीर यकीन के इस अमली मुजाहरे पर कसमसाकर पीछे हटी थी। ऋषभ ने होश में आते अपने अमल पर नजरें चुराकर सर झुका दिया था। दोनों के बीच फुफू खेसती खामोशी छा गई थी। चंद मिनट बाद इस बोलती खामोशी को ऋषभ ने ही तोड़ने में पहल की थी। तुम ठीक हो हीर? घर चले प्लीज, वो मध्यम आवाज में बोली। चलो चलें। ऋषभ सर झटकता खड़ा हुआ था। हीर कोशिश के बावजूद भी खड़ी ना हो पाई। क्या हुआ? ऋषभ इसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात देख फिक्रमंदी से इसके सामने घुटनों के बल बैठा था। हीर पांव पकड़े दर्द बर्दाश्त कर रही थी। ऋषभ ने मोबाइल की रोशनी डालते हुए तकलीफ की वजह जानने की कोशिश की थी। ये कैसे हुआ? वो खून से भरा पांव देखकर फिक्रमंद हुआ था। हीर सर झुकाए खामोश रही। वो यशब की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि यूं खामोश थी जैसे ना बोलने की कसम खा ली हो। यशब ने इसका जवाब ना पाकर जेब से रुमाल निकालकर इसके अंगूठे पर बांधने के लिए हाथ बढ़ाया था। हीर ने इसका हाथ झटक दिया था। हीर, खून निकल रहा है, ये रुमाल बांधने दो मुझे। नहीं, वो घबराती हुई मजीद पीछे हुई। कम ऑन यार, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज हाथ मत लगाएं। नहीं होगा पेन, आई प्रॉमिस। यशब ने मजीद कुछ सुने बिना इसका पांव सीधा करके अंगूठे पर रुमाल बांध दिया था। हीर ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई थी। चलें अब। ऋषभ ने रुमाल बांधकर इसकी तरफ देखते रजामंदी ली थी। हाँ। हीर के हाँ में सर हिलाने पर ऋषभ ने झुककर इसे कीमती मता की तरह अपने एहतियात से बाजुओं में समेटकर सीने से लगाया और वापसी के लिए चल पड़ा था। वो हीर को लेकर हवेली के रिहायशी हिस्से की तरफ आया था। हीर, मेहरू तेजी से इनकी तरफ आई थी। ये क्या हुआ है पांव पर? ये चोट कैसे आई? वो परेशानी से बोली थी। मेहरू की आवाज सुनते ही हवेली में मौजूद सब लोग कोनों खुदरों से वहां आकर खड़े हो गए थे। शादी वाला घर था। बहुत से मेहमान थे जो इस वक्त गोलाई में हीर और ऋषभ के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। अजीब सा फिल्मी सीन क्रिएट हो गया था, जहाँ हीरो अपनी हीरोइन को बाहों में लिए सबके बीचों बीच खड़ा था। हीर सिचुएशन देखते हुए शर्मिंदगी से यशब को कमरे में जाने का कह रही थी, और यशब वो तो जैसे कान बंद किए खड़ा मेहरू और वहां मौजूद दीगर बुजुर्ग खवातीन के सवालात के जवाब दे रहा था कि हीर कहाँ से
और कैसे मिली, चोट कैसे आई, वगैरह वगैरह। मेहरू ने हीर की शक्ल पर रकम बेबसी के तासुरात देख ऋषभ को बुलंद आवाज में हीर को कमरे में ले जाने को कहा था। ऋषभ से रिलाता इसीलिए कमरे की जानिब चला गया था जहां हीर ठहरी हुई थी। कमरे में आकर ऋषभ ने एहतियात से इसे बेड पर बिठाया था। पेन तो नहीं हो रहा है अब, फिक्रमंदी से पूछा गया था। हीर ने बिना जवाब दिए रुख बदलकर आंखें आंखें बंद करनी थी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ तुमसे ही मोहब्बत है। मोहब्बत भी सितारों सी, गुलों सी, आबशारों सी, सुबह दम निकलते फूलों सी, किनारों से गले मिलती लहरों सी, रिमझिम बरसती बारिश सी, आसमान पे बिखरे धनक रंगों सी, किसी दुल्हन के जोड़े पर सजे झिलमिल नगीनों सी, किसी नाजुक कली में छनकती चूड़ियों सी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ तुमसे ही मोहब्बत। ऋषभ कुछ देर बेड के पास खड़ा उदास नजरों से अपनी नींद की प्यास बुझाता रहा और फिर कमरे से निकल गया था। कुछ देर बाद जुबैर खान, ऋषभ और मेहरू डॉक्टर के साथ हीर के कमरे में दाखिल हुए थे। डॉक्टर ने जख्म का मुआयना करने के बाद बैंडेज की और पेन किलर देकर चला गया था। ऋषभ, ये हल्दी मिला दूध है, अपनी निगरानी में हीर को पिला दो, वरना दूध पीने के मामले में ये बहुत चोर है। मैं तब तक मेहमानों के खाने का इंतजाम वगैरह देख लूं जाकर। मेहरू ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा। जी भाभी। ऋषभ ने साइड टेबल से दूध का गिलास उठाया और बेड पर हीर के साथ ही बैठा था। ऋषभ के इतना पास बैठने पर हीर के चेहरे पर उभरती नागवारी को देखकर मेहरू मुस्कुराहट दबाती बाहर निकल गई। अब कमरे में वो दोनों थे और खामोशी। पी लो ये। ऋषभ ने गिलास इसके मुंह के पास ले जाकर कहा था। पी लूंगी, रख दे। वो बेजारी से बोली। भाभी कहकर गई है मैं पिलाऊं? मेरे हाथ सलामत है, मैं पी सकती हूँ खुद से, मगर मैं अपने बड़ों का कहा नहीं टालता, इसलिए पियो इसे। ऋषभ ने सीरियस होते हुए गिलास इसके होठों से लगाया था। हीर ने हाथ की पुष्ट से गिलास को पीछे झटका, जिससे आधा दूध नीचे और आधा ऋषभ के कपड़ों पर गिरा था। व्हाट्स रॉन्ग? इसकी तेवरी चढ़ी। रोंग मैं नहीं, रोंग आप कर रहे हैं अपने मिजाज से। पियो इसे। वो भी ऋषभ था अड़ियल घोड़े की तरह बजित था। नहीं पीऊंगी, वो भी जिद्दी हुई। इनफ इज इनफ, पियो ये जो बचा है, वरना उल्टे हाथ का थप्पड़ दूंगा। ज्यादा देर कूल रहना ऋषभ की आदत ना थी। दे दे थप्पड़, कई दिन जो हो गए हैं ना मारे हुए, इसीलिए दिल चाह रहा होगा। वैसे भी मेरा सुकून आपसे बर्दाश्त ही कब होता है। मेरा जब्त मत आजमाओ हीर। मत करें जब्त, करें जो करना है। वो गालों पर फिसलते आंसू पोंछते हुए बोली थी। अब क्या कर दिया मैंने जो बरसात शुरू कर दी? ये सब इसके आंसू देखकर चिढ़ा था। हीर ने बिना कोई जवाब दिए बरसात जारी रखी। अच्छा चलो बंद करो रोना। ऋषभ ने अपने एक हाथ से इसके दोनों हाथ हटाकर दूसरे हाथ से इसके आंसू पूछे और आगे को झुककर माथे पर बोसा दिया था। ये तो आधा गिर गया है, मैं नया लाता हूँ। ऋषभ दूध के आधे गिलास को देख कहता बाहर निकल गया। हीर तो इसकी हिम्मत पर शशदर थी। ये क्या कर रहा है आज? जबरदस्ती तसल्लुत जमाना चाह रहे हैं। जब दिल चाह सीने से लगा लिया, जब चाह भरे धकेल दिया। वो कुर्ती हुई बड़बड़ाई थी। 5 मिनट में ये शब्द दूध का भरा गिलास लिए हाजिर था। ये पकड़ो, पी लोगी या मैं पिलाऊं फिर? हीर ने गुस्से से देखते गिलास पकड़कर एक ही सांस में खाली कर दिया था। गुड, अब लेट कर आराम करो। ऋषभ ने इसके पीछे तकिया ठीक किया और इसको पकड़कर जबरदस्ती लिटाकर कंबल उड़ाया और कुछ चेंज करने वॉशरूम चल दिया। हीर ने आंखें बंद की और दिल खोल कर ऋषभ को कोसने लगी, जो जबरदस्ती फ्री हुआ जा रहा था। रात का न जाने कौन सा पैर था जब भूख की वजह से हीर की आंख खुली थी। इसने तिरछा सा उठकर यह साइड लैंप ऑन किया था और बेड की दूसरी साइड पर सोए ऋषभ पर एक सरसरी निगाह डाली थी। अब क्या करूं? सुबह नाश्ता किया था और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। रात को भी सिर्फ दूध का गिलास पिया था। ये सोचकर इसकी भूख मजीद चमक उठी थी। खुद ही किचन चली जाती हूँ। वो उठने लगी थी कि रुक गई। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? मैं इतनी भूखी हूँ कि आधी रात को किचन में खा पी रही हूँ, तो फिर क्या करूं? वो रोहासी हुई। जिसने जो सोचना सोचे, मुझे क्या। वो पेट में दौड़ते चूहों से मजीद ना लड़ सकी। इसने फिर से मजे से सोए ऋषभ पर नजर डाली। इनको क्या देती हूँ? नहीं, अपनी सोच को झिड़कती वो खुद ही किचन तक जाने का फैसला करके उठी थी। कंबल हटाया और टांग को पकड़कर नीचे रखा। बेड कवर्स को जकड़कर उठने की कोशिश की थी, मगर पाँव में उठती टीसों की वजह से कामयाब न हो पाई। कुछ देर बाद फिर कोशिश की, मगर सी करती हुई फिर से बैठी रह गई थी। क्या हुआ? ऋषभ ने खुमार आलूद आंखों को रगड़ते हुए पूछा था। वो रोशनी की वजह से जागा था। इसे कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत थी, हत्ता कि 0 पावर बल्ब की रोशनी भी नहीं। मुझे भूख लगी है। हीर इसे देखे बिना मिनमिनाई थी। तो मुझे जगा देती। रुको, मैं भाभी को कहता हूँ। ऋषभ ने सैल उठाया था। नहीं, आप भाभी को क्यों तंग करेंगे इस वक्त? मैं खुद ही चली जाऊंगी किचन तक। ओके। ऋषभ जानता था वो पाँव में दर्द की वजह से चल नहीं पाएगी, मगर इसके कहने पर जानबूझकर होके कहता खामोश हो गया। हीर ने 2-4 मिनट तक वेट किया कि ऋषभ फिर से रोक देगा, मगर वो चुप ही रहा। वो इसे कोसती, बेड के मजबूती से तामे व मुश्किल खड़ी हुई थी। पाँव को घसेटती एक कदम आगे बढ़ी थी, मगर पेन नाकाबिले बर्दाश्त था। वो फिर से बेड पर बैठी। क्यों, जाना नहीं है क्या किचन तक? इस्तदाइया पूछा गया। आप खामोश रहें। जब कुछ नहीं कर सकते तो मुंह भी बंद ही रखें। मैं प्यार में भी बदतमीजी का कायल नहीं हूँ, इसीलिए सोच समझ कर बोला करो।
तो कौन मांग रहा है आपसे प्यार? वो इसकी बात पर सीख होती पीछे को मुड़ी थी। जरूरी नहीं है गैर चीज मांगी जाए, बाज़ औक़ात बिना मांगे ही वो सब कुछ मिल जाता है जो इंसान चाहता है। वो रसान से बोला था, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मैं तो चाहता हूँ ना। फिर तुम्हारे ना चाहने या चाहने से क्या फर्क पड़ता है? ये सब कंधे उचका कर कहता उठ बैठा था। हाँ हाँ, आप मर्द जो है जो चाहेंगे जबरदस्ती हासिल कर लेंगे, बिल्कुल। वो इसे चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराया। मतलब परस्त। हीर ने सर झटक कर मुंह फेर लिया था। भूख नहीं क्या? ये शबनी से लेटते देखकर पूछा था। नहीं, लठमार जवाब आया था। फाइन। लैंप ऑफ करो और दोबारा मत चिल्लाना, समझी? हीर ने खामोशी से लैंप ऑफ किया और पेट में उछल कूद मचाते चूहों की परवाह न करते हुए जबरदस्ती आंखें बंद कर ली। उठो, ये शब ने इसका कंबल हटाकर कहा। मुझे नहीं खाना है। वो नरोठी सी बोली थी। ये शब इसके लेटने के बाद उठकर कमरे से निकल गया था और अब वो खाने की ट्रे लिए इसके सामने इसके सिराने खड़ा था। तुमसे पूछा नहीं मैंने खाना है या नहीं? ये शब ने इसके बाजू को पकड़कर जबरदस्ती उठाया और बेड की पुष्ट से टेक लगाकर बैठा दिया। ट्रे इसके सामने रखी। खाओगी या मैं खिलाऊं? तेवरी चढ़ाकर पूछा था। मुझे भूख नहीं, मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले खुद सामने बैठा चम्मच में चावल भरकर इसके मुंह की तरफ बढ़ाया था। हीर ने भी जिद्दी अंदाज में होठों को आपस में मजबूती से बींच लिया था। टेक इट हीर, आई सेड टेक इट। वो फिर से बोला था। हीर मुंह बंद किए इसे देखती रही। अगर इन नैनों से कत्ल करने का इरादा है तो मोहतरमा ये काम आप कुछ साल पहले कर चुकी हैं। ये शबनी से मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर छेड़ा और झुककर इन खफा खफा नैनों पर मोहब्बत की पहली मोहर सब की थी। आप बहुत बुरे हैं ये शब खान आफरीदी। आपसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो मुंह हाथों में दिए रोने लगी थी। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ और मुझे मजबूर मत करोगे मैं फिर से कुछ बुरा करूँ। ये शब ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसके हाथ हटाए थे। क्या है आपको? वो चिड़चिड़ी हो रही थी ये शब की हरकत पर। अच्छा, कुछ देर के लिए लड़ाई रोकते हैं, तुम खाना खा लो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट? वो इसका सर थपथपा कर कहता सिगरेट और लाइटर उठाकर बाहर निकल गया था। जानता था कि हीर इसकी मौजूदगी में कुछ नहीं खाएगी। इसके जाने के बाद हीर ने कुछ देर मजीद रोककर आंसू रगड़े और चम्मच उठाकर अपना फेवरेट मटन पुलाव खाने लगी। वो चंद मिनट में ही पूरी प्लेट चट कर चुकी थी। हीर आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब येशब कमरे में दाखिल हुआ। हीर ने पास पड़े काउच से दुपट्टा उठाया, मगर इसके दुपट्टा ओढ़ने से पहले येशब इस तक पहुंच चुका था। हटे सामने से। पहले बताओ कि इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हो मुझे? वो सीने पर हाथ बांधे आंखों में मोहब्बत समोए पूछ रहा था। ये आपका मसला है, आप ही को पता होगा। वो लापरवाही से बोली थी। सामने से हटे खान। हीर, तुम मुझे। येशब ने इसे बाजू से खींच कर सीने से लगाया और इर्द गिर्द बाजुओं का घेरा डाला। ये क्या कर रहे हैं खान? छोड़े मुझे, अपनी हद में रहे आप। वो बौखलाई थी। तुम मुझे हद में रहने ही कब देती हो हीर? मुझे यूं लगता है जैसे मैंने बहुत सा वक्त जाया कर दिया तुमसे दूर रहकर। वो इसके बाल छेड़ता अफसुर्दा सा बोला था। खान प्लीज। हीर खुद को छुड़वाती मिनमिनाई। वो इसकी खुली जुल्फों में मुंह छुपाता मदहोश सा हो रहा था। खान होश करें और छोड़े मुझे, वरना अभी चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी मैं। ये शब इसकी धमकी पर हंसा था। अच्छा, मगर जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बताओगी चिल्लाने की वजह? वो महजूज सा होता पूछ रहा था। प्लीज छोड़े मुझे खान, मुझे आपकी गुर्बत से वहशत होती है। हीर इसकी हाथ हटाते चिल्लाई। हीर की बात पर ही एकदम येशब की गिरफ्त ढीली पड़ी थी, जिसका फायदा उठाकर वो असार से निकलती जल्दी से दुपट्टा उठाकर लड़खड़ाती हुई कमरे से निकल गई थी। येशब अब भी अपनी जगह पर साथ सा खड़ा था। मुझे आपकी गुर्बत से वहशत होती है, मुझे आपकी गुर्बत से वहशत होती है। इसके इर्द गिर्द हीर का कहा गया फिक्रा गूंज रहा था। हीर बॉटम ग्रीन कलर की फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा और अमरंग खुस्सा पहने, हल्के मेकअप और लाइट सी मैचिंग ज्वेलरी के साथ वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। इसने बालों को खुला छोड़ने की बजाय चुटिया बनाई और चुटिया से निकली लट्टों को कान के पीछे अड़सकर दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ा और बाहर लॉन की तरफ आ गई, जहां मायो और मेहंदी का इकट्ठा इंतजाम किया गया था। वो आहिस्ती से चलती हुई बीबी जान के पास आकर बैठ गई। लड़कियां ढोलक की थाप पर पश्तो गीत गा रही थी। हीर भी हल्की हल्की ताली बजाती गीत के बोल गुनगुनाने लगी थी। जी बीबी जान, आपने बुलाया? येशब की आवाज पर हीर के मुस्कुराते गुनगुनाते होठ एकदम साख्त हुए थे, जिसे येशब ने बहुत चुभते अंदाज में देखा था। हाँ बच्चे, तुम्हारे बाबा जान का फोन आया था, तुम्हें वापस आने का कह रहे हैं। कोई मसला हो गया है जमीनों का शायद। उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तुम्हारा फोन बंद था इसीलिए। बीबी जान ने वजह बताई थी। जी, फिर मैं निकलता हूँ अभी। येशब घड़ी देखते बोला था। अरे इतनी भी जल्दी नहीं है, सुबह निकल जाना, वैसे भी अंधेरा गहरा हो गया। तो वो फिक्रमंद हुई थी। बीबी जान, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो अंधेरे से डर जाऊंगा। अभी निकलूंगा तो 2-3 घंटे तक हवेली पहुंच जाऊंगा। बीबी जान ने इसके चेहरे पर अटल अंदाज देखकर हाँ में सर हिलाकर जाने की इजाजत दी थी और मुख्तलिफ आयात का विर्द करके इस पर फूंक मारी थी। फी अमानिल्लाह। येशब ने इनकी दुआ ली और अचटती नजर हीर के बेनियाज चेहरे पर डालकर वापिस अंदर की जानी बढ़ गया। हीर ने मुंह फेर कर एक नजर इसकी चौड़ी पुश्त पर डाली और सर झटक कर फिर से गीत की तरफ मुतवज्जा हो गई। ये शब लाल हवेली से वापस तो आ गया था, मगर इसका दिमाग अभी भी हीर की बात में ही अटका हुआ था। हीर ने ऐसा क्यों कहा? वो परेशान सा सिगरेट फूंकता टेरिस पर टहल रहा था। क्या वाकई से मेरी नजदीकी मेरी कुर्बत से वहशत होती है? वो खुद से पूछ रहा था। अगर हाँ तो क्यों? इस क्यों का जवाब इसके जमीर ने इसे आईना दिखा कर दिया था। इसे इसका असली चेहरा दिखाया था, वो चेहरा जिस पर हमा वक्त गुस्से का, बदले का, इंतकाम का नकाब चढ़ा रहा था।
इस नकाब को पहने वो ये भी भूल गया था कि हीर बेकसूर है, वो उसकी बीवी है। हीर ही वो लड़की है जिसने इसे पहली दफा मोहब्बत का अमृत चखाया था। इस सब के बावजूद तुमने इसके साथ जो सलूक रवा रखा है, इसके बदले में इससे मोहब्बत की उम्मीद रखे हो। वो मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में भी मौजूद थी, मगर तुमने इंतकाम की आड़ में छुपा दिया। अब अगर तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम गलत थे, तुम अपना रवैया इसके साथ बदल चुके हो, तो जरूरी नहीं है कि वो फौरन तुम्हारी पजीरियाई करे। इसलिए वक्त दो उसे। ऋषभ खान खुद को भी और हीर को भी। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इसके जमीर ने एक अच्छा मशवरा दिया था इसे, और ऋषभ ने अपनी जमीर की बात मान ली थी। इसे वाकई हीर को वक्त देना चाहिए सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए। वो हीर को वापस अपने तक पलटने का वक्त देगा, वो फैसला कर चुका था। वली में सफारी होते ही हीर ने बीबी जान के कहने पर अपनी और इनकी वापसी की पैकिंग मुकम्मल कर ली थी। ये शब तो मेहंदी की रात ही वापस चला गया था और मेहरू अभी मजीद कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती थी। इसीलिए बीबी जान और हीर वली में से अगले दिन ही ड्राइवर के साथ वापसी के लिए चल पड़ी थी। 3 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद गाड़ी इनके गांव के रोड से जरा पीछे ही चेरड़ की आवाज के साथ झटका खाकर बंद हो गई थी। क्या हुआ? मैं देखता हूँ बीबी जान, ड्राइवर मोहद्दीप से कहता गाड़ी से निकलकर चेक करने लगा था। 15-20 मिनट इंतजार के बाद वो दरवाजे से अंदर से डालकर बोला था, बीबी जान मेरी समझ में नहीं आ रही, खराबी हवेली फोन कर दूं, वहां से अशमत आ जाएगा आप लोगों को लेने। अभी बीबी जान ने कोई जवाब नहीं दिया था कि ईद चिल्ला उठी थी, लाला शम्स लाला। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी। लाला शम्स लाला वो सड़क किनारे खड़ी चिल्ला रही थी, खान साईं छोटी बीबी। ड्राइवर ने बैक मिरर से हीर को हाथों से इशारा करते देख शम्स को बताया, जो पिछली सीट पर बैठा सेल पर बिजी था। कहाँ? वो चौंक कर सीधा हुआ था। पीछे। शम्स ने मुड़कर पीछे देखा और वाकई हीर को काफी पीछे सड़क किनारे खड़े देख फौरन पेजारों से बाहर निकला था और वो तेज तेज कदम उठाता इसकी तरफ जा रहा था। शम्स के पास आने पर हीर खुद पर कंट्रोल खोती इसके सीने से लगकर वो रोई के अपने इर्द गिर्द मौजूद सबकी आंखों को नम कर दिया था। शम्स ने इसके सर का बोसा लेते ही इसे खुद से अलग करके आंसू साफ किए। कैसी है मेरी गुड़िया? जिंदा हूँ, वो अफसुर्दगी से बोली थी। कौन है साथ? शम्स ने इसकी मुरझाई सी सूरत देखकर बात बदली थी। बीबी जान। शम्स ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठी बीबी जान को सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसे हो बच्चे? बीबी जान अपने मखसूस ठहरे व मुतासिफकुन लहजे में बोली थी। अल्लाह साईं का शुक्र है, आप लोग बीच राह में क्यों रुक गए हैं? गाड़ी में कोई मसला हो गया है, अभी हवेली से ड्राइवर को बुलवाते हैं ताकि घर जा सकें। बीबी जान ने कहा था, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। शम्स दिल पर हाथ रखे आगे को झुका था। बीबी जान कश्मकश में थी कि क्या जवाब दें। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहती तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। शम्स इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर बोला था, अरे नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। उन्होंने हीर की तरफ देखकर शम्स के साथ जाने की रजामंदी दी और गाड़ी से निकल आई। अल्लाह बख्श, तुम गाड़ी ठीक करवा कर हवेली ले आना। हम शम्स खान के साथ जा रहे हैं। जो हुक्म बीबी जान। अल्लाह बख्श मुअद्दिब से अंदाज में बोला था। इतने में शम्स का ड्राइवर गाड़ी इन तक ले आया था। शम्स ने बीबी जान को बैठने में मदद की थी। हीर भी अपने दिल में उमड़ती खुशी संभालती गाड़ी में आ बैठी थी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद जो रोड आना था, इस रोड पर 3 सड़कें थी जो 3 मुख्तलिफ गांव को जाती थी। इन 3 में से एक हीर के गांव को और दूसरी यशब के गांव की तरफ जाती थी। इस रोड पर पहुंचते ही बीबी जान को न जाने क्या समाई के बोल उठी, दाएं जानिब ले चलो। शम्स और हीर ने बैक वक्त इस तरफ देखा था। वो रास्ता हीर के गांव की तरफ जाता था। जी। शम्स ने सर हिलाते ड्राइवर को अपनी हवेली जाने का कहा था। 20 मिनट बाद वो लोग हवेली के अंदर थे। हीर नाकाबिले यकीन ख्वाब की सी कैफियत में थी। वो पूरे 7 माह बाद अपनों से मिलने वाली थी, जिसकी खुशी ही निराली थी। इसके चेहरे पर कोसे कजा के कई रंग दिखर रहे थे। वो आगे बढ़ने की बजाय झिझकती हुई बीबी जान की तरफ मुड़ी थी। बीबी जान ने इसके चेहरे पर उमड़ती खुशी देखकर मुस्कुराते हुए सर हिलाकर अंदर जाने की इजाजत दी थी। हीर ने इन्हें सहारा दिया और अपने बारी कदम घसीटती रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोई या हंसे। अजीब सी हालत थी दिलो दिमाग की। हीर बीबी। रहीमा की चीख पूरी हवेली में गूंजी थी, जिसे सुनते सब एक एक करके वहां मौजूद हुए थे। हीर मेरी बच्ची। सबसे पहले अम्मा ही होश में आती इसकी तरफ बढ़ी थी और इसे सीने से लगाकर रोने लगी थी। कहाँ थी तू? मेरी तो आंखें ही तरस गई थी अपनी बच्ची को देखने के लिए। कैसी हो मेरी जान? उन्होंने इसके चेहरे को चूमते हुए पूछा था। मैं ठीक हूँ अम्मा, वो खदीजा के आंसू साफ करती मध्यम सा कहती पीछे हुई। फिर बारी बारी सब आकर इसे गले लगाकर मिलते जा रहे थे। काफी देर मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। कोई 10-15 मिनट बाद जाकर हीर की जान बख्शी हुई थी। खदीजा ने इसे अपने पहलू में बिठा लिया और बीते 7 माह की कथा सुनाने लगी थी। हीर ने इन्हें खुद पर गुजरी और कयामत छुपाकर मेहरू और बीबी जान की मोहब्बतों को बढ़ा चढ़ाकर बताया था, जिस पर खदीजा काफी मुतमईन हो गई थी कि जिस तरह भी सही इनकी बेटी अच्छे लोगों में ही गई थी। बीबी जान को भी खास प्रोटोकॉल दिया गया था। हवेली में अजब सी चहल पहल मालूम हो रही थी। हर कोई बीबी जान और हीर की आओ भगत करने में बिछा जा रहा था। वो सभी हीर के घर की खवातीन और चचियां कजन सब दालान में बैठे थे। खदीजा ने सबकी मौजूदगी में बीबी जान से इशार खान के खून की माफी मांगी और इन्हें इस दिन का सारा किस्सा सुनाने लगी। उस दिन शम्स करीबी इलाके में हिरन के शिकार पर गया हुआ था। वो और समंदर खान मुलाजिम 2 हिरनों का शिकार करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में पहाड़ी गीदड़ सामने आ गया। शम्स ने इस पर पहाड़ी गीदड़ को देखकर ही गोली चलाई थी, पर इस लम्हे इशार खान का बुलावा आ चुका था। बदकिस्मती से शम्स की बंदूक से निकली गोली झाड़ियों के पीछे से आते इशार खान को खून में नहला गई थी।
गोली यशार के ऐन सीने पर दिल की जगह पर लगी थी और वो इसी लम्हे जान की बाजी हार गया था। इस बात को मेहरू और यशार के घर वाले मान चुके थे, सिवाय येशब खान अफरीदी के, जिसने इस बात को झूठ करार देकर मानने से इनकार कर दिया था और पंचायत बिठाई गई थी। खतीजा ने हीर की जमानी इसके साथ किए गए अच्छे सलूक पर बीबी जान का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। इतनी मेहमान नवाजी और पसीरियाई पर बीबी जान ने यकीन दिलाया था कि इनके दिल में इन सब के लिए कोई मैल नहीं है, क्योंकि मौत तो अटल है जो हर हालत में आकर ही रहेगी। फिर इन लड़ाई झगड़ों से क्या हासिल। बीबी जान ने तन्हाई मिलते हीर को वहां रुकने का कहा था, जिसे सुनकर वो हिचकिचाई। बीबी जान, ये शब कुछ नहीं कहेगा, मैं संभाल लूंगी इसे, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने तसल्ली दी थी। मगर बीबी जान, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था बीबी जान, आप तो मेरे लिए वो इनके हाथ पकड़े रो पड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बीबी जान कि आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की जरूरत नहीं है। बच्चे, तुम मेरे लिए मेहरू से हरगिज कम नहीं हो। बीबी जान ने इसके हाथ थपथपाकर हौसला दिया था। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो और शम्स से कहो मुझे ड्राइवर के साथ हवेली भिजवा दे। बीबी जान, खाना खाकर जाइएगा ना? अम्मा और भाभी खास आपके लिए। अरे नहीं, जाओ, जाकर मना करो, खाने में बहुत देर हो जाएगी। इतनी खातिर मदारत तो कर ही दी है, बाकी फिर कभी सही, मैं अब निकलूंगी बस। जी। हीर सर लाती किचन की तरफ चली गई। अम्मा को बीबी जान का मैसेज दिया और रहीमा को शम्स को लेने भेजा, जो मर्दाने में था। शम्स खुद छोड़कर आना चाहता था, मगर बीबी जान ने मना कर दिया, इसलिए वो ड्राइवर के साथ ही रवाना हो गई थी। ये शब टेरिस पर टहलता, सेल कान से लगाए काल में बिजी था, जब पजारो अंदर दाखिल हुई। अनजानी गाड़ी को अंदर आते देख वो काल बंद कर ग्रिल की तरफ आया था। बीबी जान को गाड़ी से निकलते देख वो हैरान होता नीचे हाल में चला आया। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। येशब ने आगे बढ़कर इन्हें सहारा दिया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? फिट हूँ, आप सुनाए कैसी गुजरी शादी? शादी भी अच्छी गुजर गई, खुदा जोड़ी सलामत रखे दोनों की। जी बिल्कुल, येशब ने सर हिलाया था। तुम्हारे बाबा जान कहाँ हैं और जमीनों का मसला हल हो गया क्या? बाबा जान कमरे में है शायद, और जमीनों का मसला भी हल हो चुका है। आप किसके साथ आई हैं बीबी जान? गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, वहीं से करवा ली थी। ठीक है, फिर मैं भी आराम करूं, बहुत थकन हो रही है। बीबी जान बात गोलमोल करती हैं अपने कमरे की तरफ चली गई। ये सब चाहने के बावजूद भी इनसे वो ना पूछ सका जो पूछना चाहता था। हीर खुश भी थी और बेचैन भी। खुश वो अपने घर आकर और घर वालों से मिलकर थी, और बेचैन वो येशब की वजह से थी। ना जाने येशब ने कैसा रिएक्ट किया होगा जब बीबी जान ने मेरे यहाँ रह होने का उसे बताया होगा। यकीनन बहुत गुस्सा किया होगा, और गुस्से की लपेट में पूरी हवेली की मुलाजिम आ चुके होंगे अब तक। वो अपनी कयास के घोड़े दौड़ा रही थी। पता नहीं येशब इतना गुस्सा क्यों करते हैं। क्या हो जाएगा अगर हर वक्त बिन बात गुस्सा ना करें तो? जरा सी इसी बात पर तेवड़ी चढ़ जाती है मोहतरम की। हीर बीबी नीचे वो आए हैं। रहीमा घबराती बौखलाती इसके कमरे में आई थी। कौन वो हीर बीबी? येशब खान। हीर के हाथ में पकड़ा गिलास जमीन पर टकराकर किरची किरची हो चुका था। येशब बीबी जान के जाने के बाद अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर बिजी था, जब इसका सेल वाइब्रेट हुआ। भाभी कॉलिंग देखकर इसने कॉल ओके की। हीर कहाँ है? दूसरी जानिब छूटते ही पूछा गया। हीर? हाँ हीर, इसका सेल क्यों ऑफ जा रहा है? मेरी इससे बात करवा दो। घर पहुंचकर बताया ही नहीं इसने। मैं यहाँ फिक्रमंद हो रही हूँ। मैरो एक साथ एक ही सांस में बोली। जस्ट अ मिनट भाभी, हीर के पास सेल कहाँ से आया? तुम मेरी बात करवाओ इससे, ये इन्वेस्टिगेशन फिर कर लेना। कैसे बात करवाऊं मैं? क्यों अभी तक आए नहीं वो लोग क्या? मैरू परेशान हुई। बीबी जान आ गई है, मगर हीर कहाँ है? मैरू ठटकी। मुझे क्या पता, मैं तो समझा कि आपने अपने साथ रोक लिया होगा। नहीं, हीर और बीबी जान अल्लाह बख्श के साथ निकली थी सुबह 10 बजे, और शाम हो गई है। तुम ऐसा करो, बीबी जान से पूछो जाकर हीर किधर है। जी। येशब उजरत में फोन बंद करता बीबी जान के कमरे में आया था। वो मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। येशब बेचैनी से टहलते हुए इनके फारिग होने का इंतजार करने लगा था। बीबी जान ने दुआ मांगने के बाद येशब को टहलते देखकर पुकारा था। क्या हुआ येशब, खैरियत? बीबी जान, हीर कहाँ है? भाभी की कॉल आई थी तो पता चला कि वो भी आपके साथ थी। लाल हवेली से निकली थी, फिर रास्ते में कहाँ रह गई? वो बेचैन दिखाई दे रहा था। तुम बैठो बच्चे, मैं बताती हूँ सब। बैठो मेरी जान। बीबी जान ने इसके तेवर देखकर पुचकारा था। येशब बादल ना ख्वास्ता बैठ गया। असल में गांव से कुछ पीछे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, वहीं हमें शम्स खान मिला था। शम्स? वो बैठे से खड़ा हुआ था। बात मुकम्मल होने दो येशब। क्या बात? यही कि आप इसे इस कातिल के साथ रवाना कर आई हैं। वो भड़क उठा था। येशब, बच्चे, मैं खुद भी दिलावर खान की हवेली गई थी। हीर तो वापिस आना चाह रही थी, मैं ही जबरदस्ती वहां छोड़ आई इसे। बीबी जान ने इसे ठंडा करना चाहा। येशब कहाँ जा रहे हो बच्चे, बात तो सुनो। बीबी जान पुकारती रह गई, मगर येशब गुस्से से भरा सुनी अनसुनी करता हवेली से निकल गया था। हीर कहाँ है? बुलाएं इसे, वो भुनाता हुआ बोला था। येशब बेटा बैठो, बैठकर बात होती है। दिलावर खान ने इसके तेवरों के बरखिलाफ तामुल से कहा था। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, हीर को लेने आया हूँ। हीर को बेशक ले जाना साथ, वो बीवी है तुम्हारी, मगर सुकून से 2 घड़ी बैठो तो। प्लीज आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ। ना मैं यहाँ बैठने को आया हूँ और ना ही बैठूंगा। येशब ने एक तल्ख नजर साफ फासले पर खड़े शम्स पर डालकर कहा था। हीर पिलर की ओट में खड़ी येशब का चिल्लाना सुन रही थी, मगर सामने आने की हिम्मत ना थी। हीर को बुलाओ, कहाँ है वो? दिलावर खान ने खतीजा बेगम को कहा था। जी। वो सर हिलाती उठने ही वाली थी कि हीर इनके जाने से पहले ही पिलर की ओर से निकलकर झुके सर से सामने चली आई। येशब ने इसे सुर्ख आंखों से देखा जरूर, मगर फिलवक्त अपने गुस्से पर काबू पाकर
ही बोला चलो लेने आया हूँ। ये जानती थी इस बुलावे का मकसद, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। एक तरफ बाप और भाई थे तो दूसरी तरफ शोर था। शोर भी वो जो कभी दिल में रह चुका था, जिसकी हर बात वो पत्थर पर लकीर जानकर मानती आई थी। मगर अब जब से मिस कैरिज हुआ था वो ये सब के साथ काफी मुंहमारी कर चुकी थी। मगर इस वक्त वो कुछ ऐसा करके नया पेंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोशी से सर झुकाए किसी की तरफ भी देखे बिना बाहर की जानिब चल पड़ी थी। जानती थी कि अगर घर वालों पर नजर पड़ गई तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब भी सबसे तायराना नजर डालते हुए इसके पीछे ही बाहर आ गया था। वापसी का रास्ता खामोशी से कटा था। बीबी जान राहदारी में बेचैनी से टहलती इनका इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने हीर को देख येशब पर एक मलामती नजर जरूर डाली थी, जिस पर वो नजरें चुराता आगे बढ़ गया। हीर बीबी जान के पास आई। आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? चले कमरे में। बीबी जान खामोशी से इसके साथ कमरे में आई। किसी की भी नहीं सुनता ये, न जाने किस पर चला गया। इतना खून तो कभी खाकान आफरीदी ने भी नहीं किया जितना ये करता है। इतना गुस्सा, अल्लाह हिदायत दे। बैठो यहाँ। बीबी जान ने हीर का बाजू पकड़कर इसे अपने सामने बेड पर बिठाया था। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे हीर। मैं कितने मान से तुम्हें वहां छोड़कर आई थी और येशब ने तुम्हें चंद घंटे भी रुकने नहीं दिया। बीबी जान आप क्यों शर्मिंदा है? मुझे मिलना था सबसे, बस मिल लिया। इसीलिए रुकने या ना रुकने से क्या फर्क पड़ता है? वो बुझी बुझी सी बोली थी। फिर भी इतने महीनों की दूरी थी, कुछ वक्त तो कोई बात नहीं बीबी जान। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि कम वक्त के लिए ही सही मैं अपने घर वालों से मिल आई। और वैसे भी मुझे आज या कल यहीं आना था, तो फिर आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? बीबी जान ने बहुत फखर से इसे देखा था। तुम्हारे हर अमल में तुम्हारी माँ की आला तरबियत झलकती है हीर, और मुझे फखर है कि तुम मेरे येशब की शरीक हयात हो। वो मुस्कुराई। तुम जिस तरह के हालात में यहाँ आई थी, जिस तरह से येशब का बुरा रवैया सहा और सहकर बर्दाश्त किया, सच पूछो तो मैं तुम्हारे सब्र और धीमे मिजाज की कायल हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी लड़की येशब की जिंदगी में लाना चाहती थी। मेरी एक बात मानोगी हीर? उन्होंने आज भरे लहजे में कहकर इसके हाथ थामे। जी बीबी जान कहें। हीर बच्चे येशब को भी अपने जैसा बना दो। हीर ने हैरानगी से इनकी तरफ देखा था। अपने जैसा मतलब? मेरे कहने का मतलब है अपने जैसा साबिर और धीमे मिजाज का। मैं एक माँ होने के नाते ये नहीं कर सकी, मगर तुम एक बीवी होने के नाते ये करने की कोशिश करो हीर। तुम जिस रिश्ते में इसके साथ बन चुकी हो, वो रिश्ता जितना नाजुक है इतना ही मजबूत भी है। और इस रिश्ते का तकाजा भी तो यही है कि जब दोनों फरीक में से कोई एक गलत हो तो दूसरे को चाहिए वो अपने अमल से, अपनी मोहब्बत से इसकी गलतियों को दरगुजर करके इसकी इस्लाह करे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत से इसे बदल दो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो ये सब की गई ज्यादतियों को भुलाकर इसे बदल सकती हो हीर। जब से मिसकैरेज वाला वाकया हुआ है मैंने देखा है वो काफी बदल गया है तुम्हारे साथ। तुम भी दिल बड़ा करके सब भुला दो मेरी जान। दोनों खानदानों में मौजूद रंजिशों को मिटाने की कोशिश करो कि ये सब तुम ही मुमकिन कर सकती हो। बच्चे, करोगी ना ऐसा? उन्होंने हीर के हाथों पर दबाव डाला था। जी जी बीवी जान, मैं कोशिश करूंगी सब ठीक हो जाए। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। खुश रहो, आबाद रहो। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए इसका सर थपथपाया था। जाओ जाकर खाना खा लो और आराम करो, थक गई होगी। आपने खा लिया? नहीं अभी नहीं। तुम ऐसा करो सकीना से कहो मुझे यहीं दे जाए, और बाहर जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जी मैं भिजवाती हूँ अभी। हीर मुस्कुरा कर कहती बाहर चली गई। हीर खाने से फारिग होकर जब कमरे में आई तो ये सब बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। एक सरसरी नजर इस पर डालकर फिर से टीवी देखने लगा। हीर आहिस्तगी से चलती ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। चेंज और वजू करके वो कमरे में आई और खामोशी से टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। ये सब एक लम्हे को इसकी हिम्मत पर आश कर उठा था, मगर इसे जाए नमाज उठाते देखकर कोई भी तल्ख बात कहने से बाज रहा था। हीर ने तसल्ली से ईशा की नमाज अदा की और लाइट ऑफ करके बेड के पास आई। मुझे कहाँ सोना है? मेरे पहलू में, पट जवाब आया था। सदे शुक्र के वो लाइट ऑफ कर चुकी थी, वरना बिला वजह यशब इसका मजाक उड़ाता। हीर अपने ब्लश करते गालों पर हाथ फेरकर बेड की दूसरी सिमत आकर लेट गई थी। यशब ने भी खामोशी से दूसरी तरफ करवट बदल ली थी। हीर इसके खामोशी से करवट बदल लेने पर हैरान थी। ये खामोश क्यों है? और गुस्सा भी नहीं किया। हैरत है, लेने तो यूं गए थे जैसे आज ही कत्ल कर देंगे मेरा। और अब चलो अच्छा है खामोश है, वरना फिर से जवाब में कोई तल्ख बात मेरे मुंह से निकल जाती और फिर नए सिरे से झगड़ा। इतने दिन की थकन थी, कब सोचते सोचते हीर की आंख लगी इसे पता ही ना चला। हीर गहरी नींद में थी जब इसे घुटन का एहसास हुआ, यूं जैसे कोई बहुत भारी चीज इस पर रखी हो। इसने गनूदगी में इसे एक दो बार हाथ को हिलाकर इस चीज को हटाने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो बावजूद कोशिश के हाथ ना हिला पाई। अब के हीर ने पट से आंखें खोल दी, मगर कमरे में छाया घुप अंधेरा इसके दिल की धड़कन मजीद बढ़ा गया था। इसे यशब की मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत से सख्त नफरत महसूस हुई। हीर ने इसी अंधेरे में अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। चंद मिनट के गौर खोज के बाद इसे अपने कान के पास यशब के हल्के हल्के खराटों और सांसों की आवाज महसूस हुई। ओह, मैं यहाँ कैसे आ गई? वो हैरान थी। वो तो बैठ की बिल्कुल पांति से लगकर सोई हुई थी, फिर यशब के इतने करीब कैसे? इसने कस मजाकर अपना हाथ आजाद करवाया जो यशब की गिरफ्त में था। यशब का एक बाजू इसके सर के नीचे जबकि दूसरा हीर के ऊपर से गुजरकर दूसरी साइड पर रखकर इसे कैद किया गया था। यशब के बाजू से हीर को खुद पर किसी वजनी चीज का एहसास हुआ था। क्या मुसीबत है? हीर जोर लगाने के बावजूद भी
यशब का बाजू हटा नहीं पाई थी। कौन सी मुसीबत? यशब ने कहते ही इसे मजीद करीब किया था। वो हीर के झटकों पर जाग गया था जो वो इसे बाजू कटाने पर मार रही थी। बाजू हटाएं खान, मुझे घुटन हो रही है। खान की जान कैसी घुटन? वो मूड में बोला था। हीर इस डायलॉग पर सख्त बदमजा हुई। खान प्लीज लाइट तो ऑन करे, मुझे डर लग रहा है। मुझसे या अंधेरे से? वो यशब ही क्या जो बाल की खाल न उतारे। दोनों से। बाजू हटाएं, किस कदर भारी हैं। यूं जैसे इंसान का नहीं बल्कि लोहे का हो। वो चिढ़कर बोली थी। यशब ने इसके चिढ़ने पर मुस्कुराते हुए साइड लैंप ऑन किया था। हीर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही पर एक खिसकी थी। मैंने तुम्हारी जगह अपने पहलू में बताई थी, सुना नहीं था क्या तुम्हें? वो एकदम से पैंतरा बदलता अपने मखसूस करख्त लहजे में बोला था। मैं अकेली सोती हूँ, इसीलिए मुझे किसी के पहलू में सोने की आदत नहीं। वो भी बिना लिहाज रखे बोली थी। मैं किसी की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, समझी? मुझे सोने दे खान, इतने दिन की थकन है। वो जमाई रोकती से देखकर सुलह जो अंदाज में बोली थी। थकन तो मुझे भी है, मगर वो बात रोकता मुस्कुराया। हीर इसके तेवर समझ चुकी थी, इसीलिए एक ही जस्त में बेड से नीचे उतरी। यशब इसकी फुर्ती पर मुस्कुरा उठा। सो जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे रोमांस करने का। वो जलकर कहता। लाइटर और सिगरेट उठाकर बालकोनी से निकल आया था। ये यशब की दूसरी बुरी आदत थी कि जब नींद से एक दफा जाग जाता तो फिर दोबारा नहीं सोता था। हीर जानती थी ये बात, इसीलिए इसने यशब के जाने के बाद पुरसकून होकर कंबल लपेटा और नींद से बारी होती आंखें सख्ती से मींच ली। मुझे बता तो देती कि तुम अपने घर वालों से मिलने चली गई हो। मैं हरगिज यशब को कॉल ना करती तो इसे पता भी ना चलता। तुम्हें एक आध दिन रह लेती वहां। मेहरू को यशब ने रात ही बता दिया था कि बीबी जान हीर को इसके घर छोड़ आई थी और वो इसी वक्त जाकर वापस ले आया था, इसीलिए अब वो हीर से फोन पर बात करती है ऐसा कह रही थी। आज नहीं तो कल पता चल ही जाता भाभी, फिर बिला वजह गुस्सा होते। ओह, तो अब गुस्सा नहीं हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेहरू हैरान थी। नहीं जी। अरे वाह, यानी कि तब्दीली आएगी नहीं बल्कि आ चुकी है। मेहरू शौकी से बोली थी। इतना सब हो जाने के बाद क्या फायदा ऐसी तब्दीली का? हीर बेदिल हुई। देर आए दुरुस्त आए, इसीलिए नाशुक्री मत करो बल्कि शुक्र अदा करो कि यशब जैसा हिटलर बदल रहा है। और पता है इसके बदलने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होने वाला है। मेहरू मुस्कुराहट दबाकर बोली थी। वो कैसे? तुम्हें हर वक्त इसकी सड़ी हुई गुस्से से लाल पीली सूरत ही देखने को मिलती थी। कम से कम अब वो मुस्कुरा तो दिया करेगा तुम्हें देखकर। मेहरू ने बात के आखिर पर खुद ही कहका लगाकर मजा लिया था। भाभी आप भी ना? हीर लटकान के पीछे करती मुस्कुराई थी। अच्छा, और कोई नई ताजी सुना दो फिर। कैसी नई ताजी? याद है तुम्हें पहले भी जब मैं लाल हवेली से वापस आई थी तो तुमने मुझे ताई बनने की खुशखबरी सुनाई थी, इसीलिए इस बार भी मैं ऐसी न्यूज सुनने की मुंतजिर हूँ। तैयार रहना। मेहरू ने छेड़ा था। भाभी? हीर ब्लश करती शर्मा गई। अरे यार, तुम यकीनन शर्मा रही होगी, है ना? मेहरू हंसी थी। भाभी मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात होगी, खुदा हाफिज। हीर ने जल्दी से कहकर कॉल बंद की। तौबा है भाभी, आप भी ना? वो मुस्कुरा कर पलटती यशब से टकराई जो इसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। क्या बुराइयां कर रही थी मेरी भाभी के साथ? मुझे क्या जरूरत है आपकी बुराइयां करने की? वो कहती हुई साइड से होकर बेड की तरफ आई। हीर कब तक चलेगा ये सब? क्या सब? तुम्हारी बेगानगी और क्या? वो खफा खफा सा बोला था। मेरी चंद रोजा बेगानगी सही नहीं जा रही मोहतरम से, और कुछ जो बेगानगी दिखाई थी वो भूल गए हैं शायद। क्या सोच रही हो? मुझे वक्त चाहिए। वो सरगोशी में बोली थी। किस लिए? आपके इस मिजाज को समझने और कबूल करने के लिए, मगर मैं मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ हीर। जो गुजर गया वो काफी था, मगर अब मैं इस वक्त को तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, एक लम्हा भी जाया किए बिना। वो मोहब्बत से कहता करीब आया था। किस कदर मतलब परस्त हैं आप, यानी कि अब भी जबरदस्ती मुसल्लत होना चाह रहे हैं आप? वो पटाख से इस बात इसके मुंह पर मार गई थी। ईर की बात यशब के दिल पर फूंसे की मानित पड़ी थी। नहीं, मैं अब तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता किसी भी किस्म की। इस बार फैसला करने का इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ ईद। तुम्हारा फैसला ही आखिर होगा और मैं तुम्हारे हर फैसले को कबूल करूंगा। तुम चाहो तो वापस अपने घर और घर वालों के पास जा सकती हो हमेशा के लिए, और अगर नहीं तो। वो रुका तो फिर कबर्ड के थर्ड ड्रॉर में तुम्हारे लिए वो चीज पड़ी है जिसमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं ज्यादा वक्त देने का कायल नहीं हूँ, इसीलिए एक हफ्ता है तुम्हारे पास। तुम इस एक हफ्ते में मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसीलिए अच्छी तरह सोच लो और फिर फैसला करो। मगर ख्याल रहे कि मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम वापस जाना चाहोगी तो मैं बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनूंगा, और अगर तुम्हारा फैसला मेरे हक में हुआ तो इस ड्रॉर में मौजूद तुम्हारे लिए खरीदी गई चीज को पहनकर तैयार रहना। एक हफ्ता मतलब अगले संडे। यशब ने हिसाब लगाकर इसे फैसला सुनाने का दिन बताया था। मैं बेचैनी से इस दिन का और तुम्हारे डिसीजन का मुंतजिर रहूंगा। सो टेक योर टाइम। यशब संजीदगी से इसे अपना फैसला सुनाता लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया था। पीछे ईर साख्त खड़ी थी। क्या वो वापस जाना चाहती है हमेशा के लिए? इसका दिमाग इसके दिल से सवाल कर रहा था। यशब के दिए गए वक्त के मुताबिक 4 दिन गुजर चुके थे। इन 4 दिन में यशब इससे बिल्कुल लाताल्लुक हो गया था। वो एक कमरे में बिल्कुल अजनबी बनकर रह रहे थे। अजनबी तो वो पहले भी थे, मगर इस अजनबियत में दुश्मनी थी, इंतकाम था, और अब वो अक्सर बेगाना हो चुका था। फिर बावजूद कोशिश के कोई फैसला नहीं कर पाई थी। दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। दिमाग इसे वापस जाने का मशवरा दे रहा था ताकि यशब को इसके किए गए सलूक की सजा मिल सके, जबकि दिल इसके बरखिलाफ यशब की हिमायत कर रहा था। दिल चीख चीख कर इसे यहीं रहने का मशवरा दे रहा था जहां वो शख्स था जिसे इसने अपने बाप और भाई के अलावा एक अच्छे मर्द की हैसियत से सोचा था।
वरना इससे पहले तो किसी मर्द ने हीर को अपनी तरफ मुतासिर नहीं किया था। जैसे यशब खान आफरीदी ने पहले मुलाकात के बाद इसे बेचैन कर दिया था। जब इसका शोहर था इसका महरम, जिसे कभी इसने इस रूप में देखने की तमन्ना की थी, जो कि एक नामहरम मर्द को सोचना भी गुनाह के जुमरे में ही आता है। इसीलिए हीर ने बरवक्त ही अपनी तमन्नाओं को लगामे डाल ली थी। मगर अब जिसे भी सही और जिन हालात में भी सही इसकी ये तमन्ना पूरी हो चुकी थी, फिर क्यों कर वो इस शख्स से अलग हो पाती। इसे बीबी जान की चंद दिन पहले कई नसीहतें याद आ रही थी, जिनमें उन्होंने इसे यशब की गलतियों को दरगुजर करके दोनों फैमिलीज में मौजूद रंजिशों को खत्म करने का कहा था। इसे मेहरू की वो बातें याद आ रही थी, जिनमें मेहरू ने हीर के सामने यशब की इससे मोहब्बत का इकरार किया था। वो मोहब्बत जो आज से कई साल पुरानी थी, जिसे वक्त की धूल मिट्टी में हटा जरूर गई थी, मगर खत्म नहीं कर पाई थी। वो मोहब्बत जो अब फिर से इसकी मुंतजिर थी, बाएं फैलाए इसे समेटने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसी कश्मकश में मजीद 2 दिन भी पर लगाकर उठ गए थे। कल संडे था, हीर के फैसला सुनाने का दिन। यशब बहुत बेचैनी और बेकरारी से एक दिन गुजार रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर खुदा न खास्ता हीर ने वापसी का फैसला सुना दिया तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा कबूल इसका ये फैसला, और यहीं पर आकर इसका सारा गुस्सा, सारा तनतना चाक बनकर बैठ जाता। क्या था अगर मैं खुद के गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखता तो कम से कम इतना परेशान ना होना पड़ता मुझे। इंसान हमेशा गुस्से में कुछ ऐसा कर जाता है जो बाद में इसके अपने लिए तकलीफ का बायस बन जाता है। इसीलिए तो हमारे मजहब में गुस्सा आराम करार दिया गया है, ताकि दोनों फरीकैन इस शर से महफूज रहें। मगर इंसान इस वक्त समझता है ये सब जब इसके हाथ में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहता। यशब का भी यही हाल था। वो हीर के साथ अपने रवा रखे गए सलूक, अपने अमल, अपने गुस्से पर पछता रहा था। किसी ने क्या खूब कहा है, गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछतावे के 1000 लम्हात से बेहतर है। मगर ये समझ यशब को अब आया था, जब वक्त इसके हाथ से रेत की मानित फिसल चुका था। काश के इशार लाला का खून शम्स खान ने ना किया होता, काश के हीर शम्स खान की बहन ना होती, काश के मैंने बाबा जान की बात मान ली होती, काश मैं अपने गुस्से को काबू में रख के हीर के साथ वो सब ना करता जो कर चुका। ऐसे बहुत से काश थे यशब के पास, मगर वक्त अब वो नहीं रहा था कि वो अपने सारे काश को पूरा कर सकता।